जब सेरीना मुझे हर कागज फाड़ते हुए देखती है, मैं उसके पूरे साम्राज्य के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए तैयार हूँ। उसे आखिरकार समझ आता है उसका यह पति अब उसके काबू में नहीं है। लेकिन जब वह डिवोर्स का कागज देखती है जो मैं टेबल पर खिसकाता हूँ तो वह सुन्न रह जाती है। वह कहती है कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने बेटे की कस्टडी भी छोड़ रहा हूँ। ये शादी सिर्फ नाम की रह गई है, इस पर साइन करो, हम दोनों के लिए यही अच्छा है। तुम और तुम्हारी माँ हमेशा से विंसेंट को चाहते थे, मैं बस रास्ता साफ कर रहा हूँ। और इतना कहकर मैं उस पिंजरे से बाहर निकल जाता हूँ जिसे वह घर कहते थे। मुझे लगा था वह समझदारी दिखाएगी और साइन कर देगी, लेकिन उसने उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। एसयू फैमिली ने बचपन से ही मुझे अपना होने वाला दामाद बनाकर रखा था। मैंने सेरीना से शादी की। 22 साल की उम्र में हमारा बेटा नोआ हुआ। वह बिल्कुल सेरीना जैसा है, चुपचाप दूर दूर रहने वाला, कभी खुद से मुझसे बात नहीं करता। कल रात वह पहली बार मेरे पास आया। पापा, विंसेंट बीमार है और मर रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि वह मम्मी से शादी करे, क्या आप और मम्मी प्लीज डिवोर्स ले सकते हैं? उस पल मैंने इस माँ बेटे के लिए अपनी हर उम्मीद छोड़ दी। ठीक है, इसे खत्म करते हैं। नाश्ते पर मैं डिवोर्स का एग्रीमेंट सेरीना के सामने रख देता हूँ। मैंने रात भर नोआ की बात के बारे में सोचा। अगर वह विंसेंट को इतना चाहता है तो मैं कस्टडी भी छोड़ दूंगा। मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी सारी संपत्ति का हिस्सा मैं नोआ के नाम कर देता हूँ। इसे मेरी तरफ से चाइल्ड सपोर्ट समझना। सेरीना अपनी कॉफी नीचे रखती है और ऊपर देखती है। क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैं उसके कानों में लगे वायरलेस ईयरबड्स को घूरता हूँ। एक शब्द भी उस तक नहीं पहुंचा। थकान की एक लहर मुझ पर छा जाती है। जब भी मैं उससे बात करता हूँ मुझे यही मिलता है, कुछ नहीं। मैं सीधे आखिरी पन्ने पर पलटता हूँ और उसे उसकी तरफ धकेलता हूँ। इस पर साइन करो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सेरीना फ्राउन करती है और मेरी तरफ देखती है, बस उसे खोलने ही वाली होती है। तभी नोआ भागते हुए अंदर आता है। मम्मी, क्या आप बाद में विंसेंट के साथ पूल खेलोगी? मैं भी आना चाहता हूँ। सेरीना उठने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। पहले साइन करो। वह सच में मेरी तरफ मुड़कर देखती है, हैरान कि मुझ में अभी भी इतनी हिम्मत है। नोआ उसकी स्लीव खींचता है। जल्दी मम्मी, अगर विंसेंट ने ज्यादा देर इंतजार किया तो वह गुस्सा हो जाएगा और आपको फिर से किस करने को कहेगा। फिर मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहती हो। अगले ही पल सेरीना बिना एक शब्द पढ़े साइन कर देती है। वह दोनों एक पल में चले जाते हैं। मैं उन्हें जाते हुए नहीं देखता। मैं पेन पकड़ता हूँ और उसके नाम के बगल में अपना नाम लिख देता हूँ। इस जिंदगी में हमारे नाम 2 बार साथ आए, पहले शादी के सर्टिफिकेट पर और अब इस पर। साइन करने के बाद भी मेरा हाथ कांप रहा है। मैं एग्रीमेंट बंद करता हूँ और उस लॉयर को भेज देता हूँ जिसे मैंने पहले ही तैयार रखा था। फिर मैं ऊपर जाकर पैकिंग करता हूँ। अलमारी कपड़ों से भरी है, पर एक भी ऐसा नहीं जो मुझे पसंद हो। किसी को नहीं पता कि 16 साल की उम्र से पहले मैं जोर जोर से हंसता था और बिना किसी चिंता के जीता था। मुझे बंजी जंपिंग पसंद थी, मुझे गाड़ियां रेस करना पसंद था। लेकिन सेरीना से शादी के बाद उन्होंने मुझसे मेरा वहपन निकाल दिया। मुझे मॉडेस्ट, जेंटल और प्रॉपर बनना पड़ा, क्योंकि एसयू फैमिली को सिर्फ एक प्रेजेंटेबल मिस्टर गू चाहिए था। और तब भी सेरीना के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे चलता फिरता मैनिकिन कहते थे कि विंसेंट उसे मुझसे ज्यादा सूट करता है। यहाँ खड़े होकर मिस्टर गू के कपड़ों से भरी अलमारी को देखते हुए मुझे इतनी घबराहट होती है कि मैं बाथरूम भागता हूँ और उल्टी कर देता हूँ। मैं आखिरकार सीधा खड़ा होता हूँ और आईने में अपनी आंखों में देखता हूँ। छोड़कर जाना बिल्कुल सही फैसला था। मैं अब इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता। मैं आजाद होना चाहता हूँ और फिर से वही बनना चाहता हूँ जो मैं था। मैं मार्को को कॉल करता हूँ कि मुझे लेने आए और मैं निकल जाता हूँ। एसयू फैमिली का एस्टेट कभी मेरा घर नहीं था और जीयू फैमिली ने उस दिन से परवाह करना छोड़ दिया जब मैंने सेरीना से शादी की तो वह भी मेरा घर नहीं है। मार्को दरवाजे पर आता है और बिल्कुल कंफ्यूज दिखता है। तुम आज आजाद क्यों हो? आज तुम्हारा बर्थडे है। क्या तुमने पिछले हफ्ते नहीं कहा था कि तुम इसे सेरीना और नोआ के साथ मनाओगे? मैं सुन्न रह जाता हूँ। मैं अपना फोन निकालता हूँ और मैसेजेस चेक करता हूँ। सही में मैंने 1 हफ्ते पहले रेस्टोरेंट बुक किया था। मैंने सेरीना को इस बारे में मैसेज भी किया था। उसने कभी जवाब नहीं दिया, एक बार भी नहीं। शायद कभी मुझे कुछ महसूस होता था, अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं गाड़ी में बैठता हूँ। मार्को मुझे उस रेस्टोरेंट ले जाता है जो मैंने बुक किया था। लेकिन जब मैं उन्हें अपना रिजर्वेशन नंबर देता हूँ मैनेजर अनकंफर्टेबल हो जाता है और मुझे पैसे वापस करने की कोशिश करता है। सर, मिस सू ने आज पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। वह और यंग मास्टर मिस्टर गू का बर्थडे मना रहे हैं। हम आपका डिपॉजिट डबल करके वापस कर देंगे। उसकी जरूरत नहीं है, जो आदमी आपके सामने खड़ा है वह। लेकिन जैसे ही हम मेन हॉल में कदम रखते हैं हंसी की आवाज आती है। गरम, खुशनुमा, जैसे 3 लोगों का एक परफेक्ट परिवार। सेरीना और नोआ विंसेंट के आसपास इकट्ठे हैं और उसे बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। तुम्हारी सेहत और खुशी के लिए दुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ विंसेंट की ख्वाहिश पूरी हो कि वह मम्मी से शादी करे और मेरा नया डैडी बने। मैंने उन तीनों को देखा, वह खुशी से चमक रहे थे। सेरीना की आंखें विंसेंट से हट नहीं रही थी और नोआ मेरा बेटा विंसेंट की कुर्सी खींचता है, उसके लिए चाय डालता है, उसकी जैकेट ठीक करता है। 5 साल की शादी और सेरीना को यह भी नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब है। सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है, मेरे अपने बेटे ने मुझे कभी एक ग्लास पानी तक नहीं पिलाया। मार्को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह वहां जाकर तमाशा करने के लिए तैयार है। मैं उसे रोक लेता हूँ। नहीं, मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पहले ही साइन कर दिया है। मार्को मुझे अपने घर ले जाता है। मैं नहीं रोता, वह रोता है, मुझे गले लगाकर, सिसक सिसक कर। सेरीना कचरा है, नोआ एक एहसान फरामोश बच्चा है। हे, शांत हो जाओ। नोआ को ऐसा मत कहो। तुमने 5 साल उनके लिए 24 साथ बिताए। कोई नौकरी नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं। जब भी मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता सेरीना का एक कॉल आता और तुम बच्चे की तरह खुश होकर घर भाग जाते उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने। तुमने रातें जागकर नोआ को संभाला जब वह छोटा था। तुमने अपनी रूह उस परिवार में डाल दी और तुम्हें यह मिला। मैं जानता हूँ तुम दर्द में हो, अगर रोना है तो रो लो। मैं मार्को की बातें सुनता हूँ, अपनी बियर पीता हूँ और काउच पर बैठ जाता हूँ। मैं अब नहीं रो सकता, पर मैं इतनी बार रो चुका हूँ कि गिनती नहीं। जब मिसेस सू ने मुझे मैनर्स सिखाने के लिए मजबूर किया, जब मैंने सेरीना के सामने दिल खोलने की कोशिश की और उसने मुझे देखा तक नहीं, तब भी मुझे उम्मीद थी। मैं एक बार बर्फ में सेरीना का आधे रात तक इंतजार करता रहा और वह कभी घर नहीं आई। जब नोआ को रात में बुखार हुआ और मैंने सेरीना को कॉल किया, मैं तब भी बेवकूफी से एक असली शादी, एक असली परिवार की उम्मीद कर रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं। 5 साल, मुझे बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। मैं तब तक पीता हूँ जब तक बेहोश न हो जाऊं। अगली सुबह जल्दी मेरा फोन बजता है। सेरीना का कॉल है। उसकी आवाज भारी है, जैसे वह अभी उठी हो। वह नेकलेस कहाँ है जो मैं मंडे
संडेज को पहनती हूँ, ड्रेसिंग रूम के पहले ड्रॉर में, और मैचिंग इयररिंग्स नेकलेस के नीचे वाले ड्रॉर में। इस बात के बाद मुझे एहसास होता है हम डिवोर्स लेने वाले हैं। मुझे ये सब फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं डिसाइड करता हूँ कि तमीज से पेश आऊँ। हाउसकीपर से अपना ड्रेसिंग रूम रीऑर्गेनाइज करवा लेना। तुम अब से उससे पूछ सकती हो कि चीजें कहाँ हैं। हम डिवोर्स लेने वाले हैं। तुम्हारा इस बारे में मुझे बार बार कॉल करना सही नहीं है। उसकी तरफ से एक ठंडा आता है। ड्रॉर खुलने की आवाज आती है। मुझे लगा हम बात खत्म कर चुके हैं। मैं फोन रखने ही वाला था कि वह फिर बोली, इस हफ्ते सीफूड कॉन्जी बनाकर मेरे ऑफिस भेज देना। फिर वह फोन रख देती है। मैंने डिवोर्स के बारे में जो कहा उस पर उसने ध्यान तक नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं। मैं गहरी सांस लेता हूँ। गुस्से से मेरी उंगलियां कांप रही हैं। मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं नोआ के किंडरगार्टन टीचर को भी ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन मैं मिसेस सू को ब्लॉक करना भूल जाता हूँ। तो जब मैं नींद से उठकर लंच के लिए निकलता हूँ, वह मुझे रोक लेती है और जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ जाती है। वह मेरे चेहरे पर फोटोज की एक स्टैक फेंकती है। सेरीना और विंसेंट, करीब, बिल्कुल साफ। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं 16 साल की उम्र से तुम्हें अपने हाथों से ढाल रही हूँ। 10 साल और तुम अभी भी अपनी बीवी का दिल नहीं जीत पाए। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेकार हो तो मैं विंसेंट को इलेजिटिमेट होने के लिए कभी नहीं लिखती। फोटोज का शार्प कोना मेरी गर्दन पर एक पतली लकीर काट देता है। जब एसयू फैमिली ने मुझे अपना होने वाला दामाद चुना तो बहुत लोगों ने कहा कि मैं किस्मत वाला हूँ, लेकिन इसकी कीमत मेरी आजादी थी। 16 साल की उम्र से मेरा पूरा वजूद सिर्फ मिस्टर गू बनना था। इसका बोझ मुझे घुट रहा था। हाई स्कूल के आखिरी साल में मैंने जानबूझकर तमाशा किया। एक रिलेशनशिप में गया सिर्फ सेरीना के सामने सीन क्रिएट करने के लिए। मुझे लगा वह सगाई तोड़ देगी। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे सेरीना से शादी किए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 साल से उनके दबाव में हूँ। बस अब बहुत हो गया। सेरीना और मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट साइन कर दिया है। मैं कस्टडी छोड़ रहा हूँ। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अगर यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो अपने लिए कोई बेहतर दामाद ढूंढ लो। मैं दरवाजा खोलता हूँ और बाहर निकलता हूँ। मिसेस सू एक पल के लिए सुन्न रह जाती है, फिर आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लेती है गुस्से में। ईथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके शार्प लाल नाखून मेरी स्किन में सुई की तरह चुभते हैं। मैं हंसता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता। एसयू फैमिली का दामाद बनना कभी कोई सम्मान की बात नहीं थी। मैं अपनी स्लीव ऊपर करता हूँ और पहली बार किसी को अपनी कलाई पर पुराने निशान दिखाता हूँ। मिसेस सू उन निशानों को घूरती है और छोड़ देती है, हैरान। मैं कभी मिस्टर गू नहीं बनना चाहता था। क्या तुम जानती हो पिछले 10 सालों से मैं अपने सपनों में क्या चिल्ला रहा हूँ? मैं चिल्लाता हूँ, कोई मुझे बचाओ, पर अब मैं समझ गया हूँ कोई नहीं आने वाला। सिर्फ मैं खुद को बचा सकता हूँ। सिर्फ अपने असली रूप में जीकर ही मैं सच में जी सकता हूँ। मैं यह शांति से कहता हूँ, फिर गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ। इस बार मिसेस सू मुझे नहीं रोकती, लेकिन मेरे सीने का बोझ कम नहीं हो रहा। मुझे इसे बाहर निकालना है। तो मैं अपनी धूल से ढकी लाल सुपरकार निकालता हूँ, एक्सेलरेटर दबाता हूँ और खुली सड़क पर निकल जाता हूँ। शायद मेरी किस्मत में ही उससे टकराना लिखा है। मैं एक इंटरसेक्शन पर तेज रफ्तार में निकलता हूँ और एक मेबॉक्स से टकरा जाता हूँ। लाइसेंस प्लेट 58S, सेरीना की गाड़ी। सेरीना की असिस्टेंट दूसरी तरफ से बाहर आती है। वह मुझे देखकर रुक जाती है। मिस्टर गू, मैं उसके रिएक्शन से हैरान नहीं हूँ। 5 साल की शादी और सेरीना के आसपास हर किसी ने मेरे बारे में वही इमेज बना रखी है। ऐसा आदमी जो कभी स्ट्रीट रेसिंग में नहीं पकड़ा जाएगा। मैं कोई सफाई नहीं देता। मैं उसे अपना कार्ड देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे डैमेज का बिल भेज दे। फिर मैं सनग्लासेस पहनता हूँ, गैस दबाता हूँ और निकल जाता हूँ। असिस्टेंट वापस मैबॉक में जाती है और सेरीना को रिपोर्ट करती है। मिस सू, ड्राइवर आपके पति थे। सेरीना अपनी नाक के ऊपर उंगली रखती है और ठंडे से कहती है, चलो। वह आदमी उसका पति था या कोई अजनबी, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट इतनी समझदार है कि एक शब्द और न बोले, लेकिन 3 घंटे बाद वह दोनों फिर टकराए। सेरीना शहर के बाहर एक रेस ट्रैक पर आई है, एक बिजनेस पार्टनर के साथ लैंड डील साइन करने। एक रेस चल रही है। एक लाल गाड़ी फिनिश लाइन पर पहले नंबर पर आती है। रॉ, मैग्नेटिक, हर किसी की नजर वहां है। ड्राइवर डार्क रेड रेसिंग सूट में बाहर निकलता है, लंबा और लीन, नजर हटाना नामुमकिन है। सेरीना का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। हैरानी और तारीफ साफ दिख रही है। फिर ड्राइवर हेलमेट उतारता है। असिस्टेंट की सांस रुक जाती है। मिस्टर गू इतनी अच्छी रेस कर सकते हैं? सेरीना कुछ नहीं कहती, लेकिन वह देखती है कि आसपास की हर औरत उस लंबे फिगर को घूर रही है और उसके चेहरे पर कुछ कसाव आ जाता है। जब मैं सेरीना को देखते हुए पकड़ता हूं तो मैं उसे एक्नॉलेज नहीं करता। इतने सालों तक, जब तक हम किसी हाई सोसाइटी इवेंट में न हो, वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। तो जब रेस ऑर्गेनाइजर हमें मिलवाता है, मैं वही खेल खेलता हूं, अजनबी। मिस सू, आपकी तारीफ बहुत सुनी है। सेरीना का चेहरा ब्लैंक रहता है और एक अजीब खामोशी छा जाती है जब तक विंसेंट की आवाज नहीं आती। हे एवरीवन, सेरीना, यहाँ सब हो गया। चलो डिनर के लिए ऑफिस चलते हैं। मैं मुड़ता हूँ और देखता हूँ विंसेंट मेबाक से बाहर निकल रहा है। वह आता है और सेरीना की कमर पर हाथ डाल लेता है जैसे कोई और वहाँ है ही नहीं। विंसेंट शायद मुझे अपना राइवल भी नहीं समझता। वह मुझे एक कैजुअल स्माइल देता है। उनके जाने के बाद कोई पास में आहें भरता है। मिस सू विंसेंट को काम पर भी साथ लाती है। वह सच में कुछ खास है। सेरीना की असिस्टेंट अभी भी वहाँ है। वह मुझे एक अजीब नजर से देखती है। मैं लगभग सुन सकता हूँ वह क्या सोच रही है। इतना बेकार आदमी कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं कहता। मैं ट्रैक से निकल जाता हूँ और सबसे पहला काम मैं अपने लॉयर को कॉल करता हूँ। डिवोर्स सर्टिफिकेट आने में कितना टाइम है? 7 दिन। 7 और दिन, ठीक है। मैं 10 साल जी चुका हूँ, 7 दिन इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी शांति से बैठा ही था कि सेरीना की असिस्टेंट का कॉल आता है। सीफूड कॉन्जी कब डिलीवर होगी? और नोआ के टीचर ने कहा कि आपका फोन अनरीचेबल है, उसका क्राफ्ट असाइनमेंट जमा नहीं हुआ है, क्या आप उसे ला सकते हैं? मैं नोआ के डिवोर्स मांगने से पहले की बातें याद करता हूँ। मैं अपने फोन की स्क्रीन में घुसा हुआ था। उसके लिए वह क्राफ्ट प्रोजेक्ट बना रहा था, एक एक टांका लगाकर। मैं उसे आधा छोड़कर चला गया था। मैं आसमान में उड़ते बादलों को देखता हूँ और शांति से कहता हूँ, सेरीना से कह देना अब और कोई कांजी नहीं, न आज न कभी। और नोआ के मामले अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। मैं फोन काट देता हूँ और असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट अपना फोन पकड़े खड़ी है, पूरी तरह से शर्मिंदा। मिस सू, मिस्टर गू ने फोन काट दिया। मैं उन तक नहीं पहुंच सकती। मुझे लगता है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। शायद आप कोशिश करना चाहेंगी। सेरीना, जो शायद ही कभी अपना पर्सनल फोन उठाती है, उसे खोलती है और कॉन्टैक्ट में हस्बैंड लिखा हुआ देखती है। वह एक मैसेज टाइप करती है, ये सब क्या है? अगली ही सेकंड एक लाल नोटिफिकेशन दिखाई देता है। इस यूजर ने मैसेजेस रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, आप उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं।
बात करने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। असिस्टेंट की नजर सेरिना की स्क्रीन पर चैट हिस्ट्री पर पड़ती है। आखिरी मैसेज 1 हफ्ते पहले का था। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर गू और विंसेंट का बर्थडे एक ही दिन है, तो कल मिस्टर गू का भी बर्थडे था। क्या आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया मिस गू? मैंने ध्यान नहीं दिया। असिस्टेंट को हैरानी नहीं होती। पूरी चैट हिस्ट्री अनरेड मैसेजेस से भरी है। सेरिना की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। लेकिन तब सेरिना कहती है, उन्हें बर्थडे का लेट गिफ्ट दिलवा दो, कुछ सही सा चुनना। जी मिस सू। असिस्टेंट के फोन उठाने से पहले ही सेरिना वापस अपनी फाइल्स में लग गई। असिस्टेंट धीरे से सांस छोड़ती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है कुछ लेने के लिए। शाम तक असिस्टेंट मेरे दरवाजे पर सेरिना का बर्थडे गिफ्ट लेकर आती है। मिस्टर गू, ये मिस सू की तरफ से बर्थडे का लेट गिफ्ट है। ये महंगा है, मैं इसे लेने से मना कर देता हूँ। मुझे नहीं पता सेरिना क्या कहना चाहती है। मेरा बर्थडे तो खत्म हो गया, इसका क्या फायदा? वैसे भी पिछले 10 सालों से मेरी सिर्फ एक ही बर्थडे विश रही है, आजादी। और किस्मत देखो, सेरिना का मुझसे डिवोर्स लेना मुझे वही आजादी दे रहा है। मैं सोचता हूँ कि इन 7 दिनों के इंतजार में हमें मिलने की कोई वजह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट जाती है, मिसेस सू का एक मैसेज आता है। ईथन, मैं डिवोर्स में दखल नहीं दूंगी, लेकिन जब तक यह फाइनल नहीं हो जाता मेरे पोते को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नोआ को क्या परेशानी होगी? डिवोर्स तो उसी ने मांगा है। मैं जवाब दूं उससे पहले ही एक के बाद एक मैसेजेस आने लगते हैं। अगर तुम डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स खराब नहीं करना चाहते तो इस वीकेंड हमेशा की तरह फैमिली एस्टेट आना और मेरे पोते के साथ वक्त बिताना। सेरिना को भीड़ कभी पसंद नहीं थी। शादी के बाद हम फैमिली एस्टेट छोड़कर मैरिटल विला में शिफ्ट हो गए थे। नोआ के पैदा होने के बाद हमने उसे हर वीकेंड एस्टेट लाने का रूटीन बना लिया था। आज फ्राइडे है। फ्राइडेज को मैं हमेशा नोआ को किंडरगार्टन से पिक करता था और वहां ले जाता था। सेरिना हमेशा देर तक काम करती है। वह शायद ही कभी रात के 10 बजे से पहले घर आती है। इस बार मैं सीधा एस्टेट जाता हूँ। हैरानी की बात है, सेरिना वहाँ पहले से है। मैं उसके पास से सीधा सीढ़ियों की तरफ निकलता हूँ। वह मेरे आगे आ जाती है। क्या तुम्हें बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? मैं उसे घूरता हूँ। क्या उसे नहीं पता कि मैंने मना कर दिया? फिर याद आता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए इनविजिबल हूँ। वह मेरा ध्यान क्यों रखेगी? मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बस सर हिला देता हूँ। फिर वह कहती है, नोआ ऊपर विंसेंट के लिए पीस एम्यूलेट बना रहा है, जाकर उसकी मदद करो। तो उस गिफ्ट को लेने के साथ शर्तें जुड़ी थीं। मैं जानबूझकर उसके कंधे से टकराकर बिना कुछ कहे ऊपर चला जाता हूँ। सेरिना गुस्से में भौहें चढ़ाती है पर कुछ नहीं कहती। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचता हूँ। नोआ अपनी डेस्क पर बैठा है, पूरे ध्यान से कार्विंग नाइफ पकड़े हुए। जैसे मैं पास जाता हूँ मैं देखता हूँ कि उसके सामने एक बना हुआ एम्यूलेट है। वह उसे ध्यान से कॉपी कर रहा है। मेरे कदमों की आहट से वह रुक जाता है। वह ऊपर देखता है, फिर अगली ही सेकंड वह डेस्क से एम्यूलेट उठा लेता है। डैडी, यह पीस एम्यूलेट मम्मी का विंसेंट के लिए गिफ्ट है, इसे चोरी मत करो। मेरे सीने में कुछ चुभता है। यह बच्चा जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था मुझे एक चोर की तरह देख रहा है। नोआ का चेहरा देखता हूँ जो बिल्कुल सेरिना जैसा है। मुझे अंदर कुछ महसूस होता है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। तुम्हें इसे मुझसे बचाने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी किसी और की चीज नहीं मांगी और तुम्हारी मॉम और मेरा डिवोर्स होने वाला है। जल्द ही विंसेंट तुम्हारा नया डैड होगा। ईथन, क्या एक जिम्मेदार पिता अपने बच्चे से ऐसे बात करता है? यह शायद सेरिना का मुझसे कहा गया सबसे लंबा सेंटेंस है। मैं उसके ठंडे चेहरे की तरफ मुड़ता हूँ और मुस्कुराता हूँ। तुम सही कह रही हो, मैं लायक नहीं हूँ। तो जाओ और उसके लिए कोई बेहतर ढूंढ लो। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ। सेरिना आगे बढ़ती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज धीमी और चेतावनी भरी है, ईथन। लेकिन नोआ की स्मार्ट वॉच बजने लगती है। वह तुरंत खुश हो जाता है। मॉमी, विंसेंट का कॉल है। अगली ही सेकंड सेरिना मेरा हाथ छोड़ देती है। मैं उसे नोआ के पास जाते और कॉल उठाते देखता हूँ। उसके चेहरे की बर्फ एक मुस्कुराहट में पिघल रही है। मुझे अचानक कुछ महसूस नहीं होता। मैं बिना कुछ कहे गेस्ट रूम में जाता हूँ, अंदर जाता हूँ और दरवाजा लॉक कर लेता हूँ। कमरा ठंडा है, जून का महीना है, पर वहाँ लेटे हुए मुझे लगता है जैसे मैं किसी ताबूत में बंद हूँ, कहीं अंधेरे में दफन। और फिर भी उसमें एक अजीब सी जानी पहचानी शांति है। जिस पल मैंने वह डिवोर्स अग्रीमेंट टेबल पर खिसकाया था, मैंने तभी फैसला कर लिया था, सब कुछ जला दो। उस रात सपने बहुत उलझे हुए थे, पर अगली सुबह मेरा शरीर मुझे 5 बजे उठा देता है, हमेशा की तरह। इस वक्त मैं उठकर सेरिना और नोआ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता था। मैं अपने सर को मसलता हूँ। मिसेस सू की धमकी मेरे दिमाग में गूंज रही है। मैं उठता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। लेकिन हाउसकीपर बताती है कि सेरिना और नोआ जल्दी निकल गए। उनका विंसेंट के साथ सनराइज देखने का प्लान था। मैं लगभग हंस देता हूँ। कोई भी देख सकता है कि नोआ को पिता के रूप में मेरी जरूरत नहीं है और फिर भी मुझे यहाँ वापस आने का हुक्म दिया गया था। जैसे ही वीकेंड खत्म होता है, मार्को मुझे मेरा दिमाग साफ करने के लिए कॉलेज कैंपस ले जाता है। उसके शब्द, वहाँ की लड़कियां 18 साल की हैं, गर्मी और अच्छी वाइब से भरी, जो गुजरते हुए खुशी से बुला रही हैं। आर्ट स्कूल में कुछ दिन बिताने के बाद मेरा मूड सच में ठीक हो जाता है। मार्को भी वहां से नहीं जाना चाहता। तो अब जब तुमने इसका स्वाद चख लिया है, तुम सेरिना को भूल गए हो, है ना? अब प्यार नहीं करते। मार्को हर सेकंड और ज्यादा उत्साहित हो रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। सच में तुम्हें यह सालों पहले कर लेना चाहिए था। कोई भी उस पत्थर जैसी ठंडी औरत से ज्यादा गर्म है। अपने लिए कोई प्यारी लड़की ढूंढो, प्यार करो, शादी करो। क्या वह जिंदगी नहीं होगी? मैं हंस रहा हूँ। हाँ, कहने ही वाला था कि मुझे पीछे से एक जानबूझकर की गई खांसी सुनाई देती है। मैं मुड़ता हूँ। सेरिना अपने असिस्टेंट के साथ थोड़ी दूर खड़ी है। मैं ऐसा नाटक करता हूँ जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं और मार्को को खींचने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ सेरिना को भी कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन वह आगे बढ़ती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। एक गैदरिंग है, मुझे तुम्हारी वहां जरूरत है, मेरे साथ चलो। मैं मना करूं उससे पहले ही वह मुझे सीधा कार में खींच लेती है। अंदर बैठते ही मैं सच में हैरान हूँ। मेरी यादों में सेरिना ने हमेशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो, कोई एहसास नहीं, मेरे बारे में कोई राय नहीं। इस तरह की जबरदस्ती मैंने सिर्फ उसे बेडरूम के बंद दरवाजों के पीछे ही देखा है। मैं अभी भी इसे समझ रहा हूँ कि वह बोलती है, ईथन, हम जैसे लोगों के लिए कंपैटिबिलिटी सबसे जरूरी है। मैं आंखें झपकाता हूँ। उसने सब सुन लिया जो मार्को और मैंने कहा था। मैं एक छोटी कड़वी हंसी हंसता हूँ। तो प्यार कोई मायने नहीं रखता, परवाह किया जाना मायने नहीं रखता। तुम्हारी कंपैटिबिलिटी की सोच मेरे 10 साल से सहने का नतीजा है। मैं क्यों करूँ? सेरिना कुछ सेकंड सुनती है, वह जवाब नहीं देती। मैं उसे समझने की कोशिश छोड़ देता हूँ। जब हम क्लब पहुंचते हैं तो मुझे पता चलता है कि यह सेरिना के दोस्तों की छोटी सी गैदरिंग है। उसने मुझे कभी ऐसी जगह नहीं बुलाया था और मुझे उसके दोस्त कभी पसंद नहीं आए। वह हमेशा मुझे नीची नजर से देखते हैं, मुझे नकली कहते हैं। तो मैं एक बार भी नहीं मुस्कुराता। मैं बस पीता हूँ। जब शराब का असर होने लगता है, मैं वॉशरूम जाने का बहाना करता हूँ। मेरे जाते ही कोई बीच में बोल पड़ता है, तुम्हारे पति ने आज रात एक बार भी नहीं मुस्कुराया। वह तुम्हारे साथ एटीट्यूड दिखा रहा था। सुना है तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है।
डिवोर्स के बारे में किसने कहा? मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति ईथन मेरी जिंदगी भर रहेंगे। उसकी दोस्त सच में हैरान दिखती है। तुम्हारा मतलब सच में? सिरीना उसे देखती है। खामोशी। उसकी दोस्त बेचैन हो जाती है। कुछ देर बाद वह ध्यान से बोलती है, तुम्हें वह सीईओ याद है जिसके साथ तुमने एआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पार्टनर किया था? वह अपने पति को पूरी तरह इग्नोर करती थी, उसे अपनी वर्क लाइफ से दूर रखती थी, कभी किसी को पता नहीं चलने दिया कि वह एग्जिस्ट करता है। सुना है उसने अभी तक उसे वापस नहीं जीता। अगर तुम ईथन के साथ जिंदगी बिताने के लिए सीरियस हो तो मैं एक दोस्त के नाते कह रही हूँ, उस पर ध्यान दो, वरना तुम्हारा हाल भी वैसा ही हो सकता है। सिरीना का हाथ वाइन ग्लास पर रुक जाता है, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और पक्की रहती है। वह ऐसा नहीं करेगा। उसी पल वॉशरूम में मेरा फोन बजता है। मेरे डिवोर्स लॉयर का मैसेज, मिस्टर गू, आपका और मिस सू का डिवोर्स सर्टिफिकेट प्रोसेस हो गया है। आप उसे हमारे ऑफिस से अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। यह दिन आखिर आ ही गया। मैं लॉ ऑफिस की तरफ भागा और सर्टिफिकेट खोला, उसे बार बार पढ़ा। इस पल से मैं आखिरकार सू फैमिली और उनके दिए गए हर दर्द से आजाद हूँ। ऑफिस के बाहर मार्को कहता है, हम मेरी आजादी का जश्न मना रहे हैं, एक ऐसे खाने के साथ जो मुझे पहले कभी खाने की इजाजत नहीं थी। वह मुझे नाइट मार्केट में एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले जाता है। बबल टी, बारबेक्यू, आइसक्रीम, जो तुम चाहो आज रात तुम्हें मिलेगा। सिजलिंग मीट और गर्म खाने की खुशबू मुझे घेर लेती है और लंबे समय बाद पहली बार मैं जिंदा महसूस करता हूँ। उस रात हम स्क्यूअर्स खाते हैं, बियर पीते हैं और जितना जोर से हो सके हंसते हैं। अंत में मैं इतना जोर से हंस रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंसू हैं। 10 साल की बेड़ियां आखिरकार खत्म। शायद ये इतने समय से दबाए हुए जज्बातों का निकलना है। मैं नोआ को अनब्लॉक करता हूँ और उसे कॉल करता हूँ। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है मेरी आंखें लाल हैं और मैं कहता हूँ, नोआ मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं पसंद न हूँ पर मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल पिता हूँ। मैं वही था जो हर रात जागा जब तुम बीमार थे। मैं वही था जो तुम्हारे हर होमवर्क सेशन में तुम्हारे साथ बैठा। जिस दिन तुमने मुझे किसी ऐसे के लिए क्रूअल कहा जो तुम्हारी असली फैमिली भी नहीं है, उस दिन मैं तुम्हारा डैड बनना छोड़ दिया। तो अब मुझे वैसा मत बुलाओ, तुमने ये हक नहीं कमाया। फिर सिरीना की ठंडी आवाज लाइन पर आती है, ईथन तुम क्या कह रहे हो? मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर समझता हूँ नोआ जरूर उसके साथ होगा। मैं ठंडे लहजे में जवाब देता हूँ, मिस मिनसू, अगर तुम्हारे पास मुझे लेक्चर देने का वक्त है तो शायद उसे अपने बेटे को संभालने में लगाओ। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या मांगा? तुमसे डिवोर्स, विंसेंट के लिए जगह बनाने को। मजेदार बात यह है कि मैंने वही किया जो तुम सब चाहते थे। मैं फोन काट देता हूँ और नोआ को दोबारा ब्लॉक कर देता हूँ। अगली सुबह सबसे पहले मैं देश से बाहर की फ्लाइट बुक करता हूँ। मुझे पता है कल रात में हद से आगे बढ़ गया और एक बार डिवोर्स की बात बाहर आई तो सू फैमिली इसे चुपचाप नहीं जाने देगी। वह शायद मुझे घुटनों पर बैठकर सिरीना से वापस आने की भीख मांगने पर मजबूर करें या किसी और अमीर फैमिली की बेटी के साथ नए अरेंजमेंट के लिए दबाव डालें। मैं कैपिटल छोड़ रहा हूँ और मैं वापस नहीं आ रहा। मैं मार्को को अलविदा कहता हूँ, अपना सामान पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ। लेकिन दरवाजे पर मैं रुक जाता हूँ। मैबोक थोड़ी दूर पार्क है। सिरीना और नोआ बाहर निकलते हैं और मेरी तरफ चलते हैं। नोआ, अपने पिता से माफी मांगो। नोआ का छोटा चेहरा पीला और तनाव में है। वह अपनी शर्ट पकड़ता है और झुक जाता है। डैडी, मुझे माफ कर दो। मुझे वह बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे आप और मॉमी को डिवोर्स लेने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है मैं गलत था। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कह चुका हूँ जो मुझे कहना था। मैं आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन फिर मेरी हैरानी के लिए सिरीना बोलती है, मुझे माफ करो, मैं नोआ को सही से गाइड नहीं कर सकी। ये मेरी भी गलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिरीना को खुद से बिना कहे माफी मांगते हुए सुनूंगी। लेकिन क्या एक सॉरी हो चुके नुकसान को मिटा सकता है? मैं अपने बैग में रखी चीज के बारे में सोचता हूँ जो मैंने एयरपोर्ट से सिरीना को मेल करने का प्लान बनाया था। सिरीना, अगर तुम सच में माफी चाहती हो तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। सू ग्रुप का अभी कैपिटल के बाहर कोई काम नहीं है। तुम कहाँ उड़कर जा रहे हो? क्या मेरे अपने मामले नहीं हो सकते? मेरा वह मतलब नहीं था। पहली बार सिरीना सच में कंफ्यूज दिख रही है। मुझे परवाह नहीं। वह वही थी जिसने मुझे इस पिंजरे में खींच लिया था। यह सही है कि वही मुझे यहाँ से बाहर ले जाए, वही जो हमारे बीच का आखिरी धागा अपने हाथों से काटे। हम पूरे रास्ते बात नहीं करते। एयरपोर्ट पर मेरे उतरने से ठीक पहले मैं सिरीना को एक एलिगेंट बॉक्स देता हूँ, एक आखिरी गिफ्ट। सिरीना झिझकती है। साफ है कि उसे नहीं पता आखिरी का क्या मतलब है, पर वह ले लेती है। शुक्रिया। नोआ अपना छोटा चेहरा ऊपर करता है। डैडी, मेरा क्या, तुम्हारा भी उसी में है। आखिरकार यह सच में उन दोनों के लिए एक गिफ्ट है, कुछ ऐसा जिससे उन्हें कलुष होना चाहिए। 1 घंटे बाद खोलना याद रखना, तब तक प्लेन हवा में होगा। सिरीना मुझे एक रेयर गर्मी भरी नजर से देखती है। जल्दी वापस आना। मैं मुस्कुराता हूँ पर कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। मैं वापस नहीं आ रहा। मैं अपनी आजादी के पीछे जा रहा हूँ। सिरीना उस अकेले शख्स को टर्मिनल में गायब होते देखती है। उसके अंदर कुछ बेचैनी उठती है और वह बता नहीं सकती क्यों। वह बॉक्स की तरफ बढ़ती है, तुरंत खोलने के लिए तैयार। नोआ उसे रोक देता है। मॉमी, हमने डैडी से 1 घंटा इंतजार करने का वादा किया था। हमें अपना वादा निभाना होगा। अगले 1 घंटे तक सिरीना डॉक्यूमेंट्स का ढेर पकड़े रहती है और एक पेज भी नहीं पढ़ती। वह बॉक्स की तरफ जितनी बार गिनती कर सकती है उससे ज्यादा बार देखती है। आखिरकार 1 घंटा खत्म हो गया। नोआ पहले बॉक्स की तरफ लपकता है। मॉमी, डैडी हमारे लिए क्या लाए? ये बहुत मिस्टीरियस है। ढक्कन हटता है। सिरीना देखने के लिए मुड़ती है। अंदर पड़ा शांत और खामोश डिवोर्स सर्टिफिकेट है। नोआ सिर्फ 3 साल का है पर उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू कर दी है। वह बॉक्स में छोटी बुकलेट को घूरता है, होंठ हिलाते हुए जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो। मॉमी, डिवोर्स सर्टिफिकेट क्या होता है? डैडी ने कहा था ये गिफ्ट है। क्या ये छोटी बुकलेट गिफ्ट है? सिरीना का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह अपने डॉक्यूमेंट्स गिरा देती है। वह नोआ के हाथों से बॉक्स ले लेती है। उसे पता भी नहीं चलता। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे हैं। सुनहरे अक्षरों वाली लाल बुकलेट अंदर शांति से रखी है, जैसे कोई मौजूदगी जो घर में हमेशा थी और हमेशा इग्नोर की गई। उसके सीने में कुछ उमड़ता है, एक ऐसी पैनिक जिसे वह समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि अगर उसने इसे खोला तो कोई चीज हमेशा के लिए खो जाएगी। वह लंबी सांसें लेती है और फिर उसे खोलती है। जैसे ही वह दोनों के नाम साथ देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह झटके से उसे बंद करती है और ईथन को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है। तभी उसे याद आता है कि वह तो प्लेन में है। वह गुस्से से भर जाती है। वह अपना गुस्सा पीती है और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाती है। पता लगाओ मिस्टर गू कहाँ जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट ट्रैक करो। जी मिस सू, और उन्हें तुरंत मेरे पास वापस लाओ। और ये भी पता लगाओ कि ये डिवोर्स सर्टिफिकेट किसने बनवाया। न कोई कोर्ट में केस हुआ, न कोई फॉर्मल प्रोसीजर। ये कैसे हो गया? उसकी आवाज में इतना डर और गुस्सा है कि उसे खुद भी एहसास नहीं है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कांप रही है। वह शुरू से सिरीना के साथ काम कर रही है। उसने सिरीना को कभी ऐसा नहीं देखा। वह बस यही सोच रही है, क्या ये डिवोर्स सच में उस पति की वजह से है जो कभी वजूद में ही नहीं लगता था? असिस्टेंट अपना सर हिलाती है, हैरान है पर चुप रहती है और काम में लग जाती है।
सेरेना अपने बेयर स्टडी रूम में इधर उधर घूम रही है, हाथ कमर पर हैं, बेचैनी बढ़ती जा रही है। आखिर में वह अपना फोन उठाती है और ईथन को कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजती है, जिसने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया है। ये डिवोर्स सर्टिफिकेट क्या है? तुम बड़े हो गए हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जब लैंड करो तो मैसेज करना। नोआ और मैं दोनों तुम्हारे लिए परेशान हैं। एक लंबे पॉज के बाद उसकी उंगलियां फिर स्क्रीन पर चलती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अब एक पिता हो, बच्चे नहीं। हर मैसेज खामोशी में खो जाता है। सेरेना कुर्सी पर बैठ जाती है, अपनी उंगलियों से माथे को दबाती है। उसके पास नोआ चुपचाप अपने बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहा है। वह अपनी मासूम आंखों से ऊपर देखता है। मॉमी, क्या डैडी के गिफ्ट का मतलब है कि वह आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं? ये शब्द उसके सीने में पत्थर की तरह लगते हैं। वह सांस नहीं ले पा रही। उसकी दोस्त की चेतावनी उसे याद आती है। लंबी खामोशी के बाद वह धीरे से बोलती है, ईथन, क्या तुमने भी मुझसे उम्मीद छोड़ दी है? इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। सेरेना बार बार फोन चेक करती है, मैसेज पे मैसेज भेजती है, पर कोई जवाब नहीं आता। उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग जगती है जिसका वह नाम नहीं ले सकती। कुछ ऐसा जो दर्द देता है। वह दोनों कितने कंपैटिबल थे। 5 साल सब कुछ ठीक था, तो अचानक डिवोर्स कैसे हो गया? वह बिना कुछ कहे कैसे चला गया? तभी उसका फोन बजता है। वह स्क्रीन देखे बिना ही फोन उठा लेती है। ईथन, तो तुम्हें कॉल करना आता है? मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस भेजे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कुछ सेकंड्स की खामोशी। फिर, मिस सू, ये मैं हूँ। सेरेना स्क्रीन देखती है। जो भी एनर्जी उसके अंदर थी वह पूरी तरह खत्म हो जाती है। वह अपनी नाक के ऊपर का हिस्सा दबाती है, आवाज धीमी कर लेती है। सॉरी, मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी। मिस्टर गू के बारे में कोई खबर? असिस्टेंट रुकती है, थूक निकलती है। बात यह है मिस सू, हमने कंफर्म किया है कि मिस्टर गू ने आज विदेश की फ्लाइट ली है, पर लैंड करने के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट की जानकारी। असिस्टेंट की आवाज रुक जाती है। सेरेना का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। लंबे पॉज के बाद वह बोलती है, आवाज सख्त है। और डिवोर्स सर्टिफिकेट, क्या पता चला कि ये कैसे प्रोसेस हुआ? डिवोर्स एग्रीमेंट पर आपके साइन है। वेरिफिकेशन टीम और लीगल डिपार्टमेंट दोनों ने हैंडराइटिंग और कंटेंट चेक कर लिया है, ये वैलिड है। जो गुस्सा वह रोक रही थी वह बाहर आ जाता है। सेरेना की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। वैलिड का क्या मतलब है? मिस्टर गू ने एग्रीमेंट में आपकी कोई भी संपत्ति नहीं मांगी, वह खाली हाथ चले गए। मिस्टर गू के नाम पर जितनी भी मैरिटल एसेट्स थी, उनके शेयर्स होल्डिंग्स सब यंग मास्टर नोआ के नाम ट्रांसफर कर दिए गए हैं। उन्होंने इसे चाइल्ड सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बताया है। उन्होंने आपकी संपत्ति नहीं ली, उन्होंने नोआ की कस्टडी भी नहीं ली। दूसरी तरफ असिस्टेंट पसीना पोंछ रही है। वह सेरेना के साथ इतने साल रही है कि अमीर परिवारों की गंदी सच्चाई जानती है, पर उसने कभी किसी को इतनी सफाई से डिवोर्स लेते नहीं देखा। और जितने भी डिवोर्स उसने सुने हैं, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। मिस्टर गू बस चुपचाप चले गए। इसका मतलब यह है कि उन्हें परवाह नहीं है, या फिर उनके पास लड़ने की ताकत ही नहीं बची। वह समझ नहीं पा रही। जब असिस्टेंट अभी भी सोच में डूबी है, सेरेना फोन काट देती है। वह वहां फोन पकड़े बैठी रहती है, हिल भी नहीं पाती। वह समझ नहीं पा रही कि एक शादी जो बिल्कुल ठीक लग रही थी, कम से कम उसके लिए इतनी जल्दी कैसे टूट सकती है। लंबी खामोशी के बाद वह एक गहरी सांस लेती है। उसे नहीं पता कि वह खुद से पूछ रही है या खाली कमरे से। ईथन, तुम किस बात से इतने नाखुश थे? वह अभी भी यही सोच रही थी कि स्टडी का दरवाजा खुलता है। नोआ झांकता है, फिर अपने छोटे पैरों से अंदर आता है। वह सेरेना के पैरों को गले लगा लेता है और उम्मीद भरी आंखों से देखता है। मॉमी, मैंने विंसेंट से पूछा, डैडी का डिवोर्स सर्टिफिकेट देने का मतलब है कि मुझे नए डैडी मिलने वाले हैं। मॉमी, जल्दी से विंसेंट से शादी कर लो। मैं चाहता हूँ वह मेरे नए डैडी बने। कभी सेरेना इसे बच्चे की मासूम बात समझकर टाल देती। अब ये शब्द चाकू की तरह चुभते हैं। क्या ईथन सच में अपने बेटे की बातों की वजह से छोड़कर गया? ये ख्याल उसे जोर से लगता है। वह फ्राउन करती है और चिल्लाती है, तुम 3 साल के हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसी बातें दोबारा मत कहना। तुम्हारे एक ही पिता हैं, कोई नए डैडी नहीं है। नोआ डरकर पीछे हट जाता है। उसका होंठ कांपने लगता है और फिर वह रोने लगता है। मुझे नए डैडी चाहिए। मैं चाहता हूँ विंसेंट मेरे नए डैडी बने। मुझे अपने पुराने डैडी नहीं चाहिए। वह दिन भर नौकर की तरह काम करते हैं। वह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। सेरेना का गुस्सा भड़क उठता है। तुम्हें यह कहना किसने सिखाया? उसे समझना चाहिए था कि नोआ सिर्फ 3 साल का है। अगर कोई उसे यह ख्याल न दे रहा होता, उसे डिवोर्स का मतलब कैसे पता चलता? वह अपने पिता को नौकर कैसे कह सकता है? नोआ दरवाजे से बाहर भागता है। मैं मॉमी से नफरत करता हूँ। अगर मॉमी मेरे लिए नए डैडी नहीं लाएंगी तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सेरेना नोआ के पीछे जाने वाली होती है, पर उसका फोन बजता है। विंसेंट का कॉल है। वह 2 सेकंड के लिए सोचती है कि नोआ के पीछे जाए या कॉल उठाए। वह कॉल चुन लेती है। लाइन कनेक्ट होती है और विंसेंट की आवाज तुरंत आती है। सेरेना, नोआ ने मुझे बताया कि तुम और ईथन डिवोर्स ले रहे हो। क्या हो रहा है? वह बच्चा है, जरूर उसने गलत समझा होगा। सेरेना सांस छोड़ती है। एक गलतफहमी हो गई है। मैं ईथन को डिवोर्स नहीं दे रही हूँ। क्या कोई और बात थी? विंसेंट थोड़ी देर चुप रहता है। उसका टोन धीमा हो जाता है। हम आज रात नोआ को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाले थे फायरवर्क्स देखने। मुझे तुम दोनों में से किसी का कॉल नहीं आया, तो मैंने सोचा चेक कर लूं। मुझे माफ करो, मैं भूल गई थी। हम किसी और दिन जाएंगे। जब तक सेरेना फोन काटती है, नोआ कहीं नहीं मिल रहा। वह चलिए पहले ज्यादा परेशान नहीं होती। विला में इतने सारे स्टाफ हैं, जरूर वह 3 साल के बच्चे पर नजर रख सकते हैं। पर नोआ गायब हो जाता है, सबकी नजरों के सामने। किसी ने उसे विला से निकलते नहीं देखा। बाहर के सिक्योरिटी कैमराज में बस एक छोटा अकेला फिगर दूर जाते हुए दिखता है। सेरेना अपने सभी लोगों को काम पर लगा देती है और पूरी कैपिटल को पलट देती है। नोआ कहीं नहीं है। वह ईथन का नंबर बार बार मिलाती है। उसे बस यही सुनाई देता है, आपका डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। कोई और रास्ता न देखकर वह अपने असिस्टेंट से मार्को का नंबर ट्रैक करवाती है। हेलो, मैं सेरेना हूँ। क्या ईथन ने तुमसे कांटेक्ट किया? अगर तुम्हारे पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता है तो प्लीज उन्हें बताओ। इस डिवोर्स की वजह से जो उन्होंने शुरू किया है, नोआ गायब हो गया है। अगर उनमें एक पिता की जिम्मेदारी है तो मैं उम्मीद करती हूँ वह तुरंत वापस आएंगे। वह अपनी बात खत्म भी नहीं करती कि मार्को जोर से और बिना सब्र के उसे बीच में ही टोक देता है। रुको रुको रुको, तुम्हारा बच्चा गायब है तो पुलिस को कॉल करो। ईथन को ढूंढने से क्या होगा? क्या उसका नोआ के साथ कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है? क्या वह लैंड करते ही उस बदतमीज बच्चे के पास टेलीपोर्ट हो सकता है? और तुम कह रही हो कि बच्चे का गायब होना उसकी गलती है जिसने उसे डिवोर्स के लिए मजबूर किया। डिवोर्स सही फैसला था। तुम और वह बदतमीज बच्चा एक दूसरे के लायक हो। लाइन कट जाती है।
फिर उसका फोन फिर बजता है। विंसेंट। सीरीना उठाती है। हेलो। पर उसे बस कुछ टुकड़े सुनाई देते हैं। सीरीना, मदद करो, कोई नोआ को ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसे छोड़ दो, डरना मत, संभल कर। कॉल कट जाती है। सीरीना तुरंत अपनी टीम को विंसेंट का फोन सिग्नल ट्रेस करने का ऑर्डर देती है। जब वह पहुंचते हैं, विंसेंट और नोआ हाईवे के किनारे एक ढलान के नीचे पड़े हैं। विंसेंट छोटों से भरा है, बुरा हाल है, पर नोआ उसकी बाहों में कसकर बंधा है, चेहरा मिट्टी से भरा है पर बिल्कुल सही सलामत है। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर इमोशनल हो जाता है। सीरीना का हाथ कस जाता है। वह दोनों को पहले एम्बुलेंस में भेजती है। वह एम्बुलेंस की लाइट्स को दूर जाते हुए देखती है। फिर वह अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ती है। विंसेंट ने हाल ही में जो भी किया है उसका पता लगाओ। हर इंसान जिससे उसने बात की है, हर कदम जो उसने उठाया है, कुछ भी मत छोड़ना। असिस्टेंट पलक झपकती है। फिर उसे समझ आता है उन्होंने पूरे शहर को छान मारा और कुछ नहीं मिला, तो विंसेंट को नोआ कैसे मिला? इतने सारे स्टाफ के होते हुए एक 3 साल का बच्चा बिना किसी के देखे कैसे निकल गया? और अगर ये सच में किडनैपिंग थी तो कोई रैंसम क्यों नहीं? उन्हें हाईवे के किनारे क्यों छोड़ दिया? सीरीना ने सालों तक बिजनेस की दुनिया में काम किया है, इतनी साफ गलतियां वह कभी मिस नहीं करती। सीरीना को सबूत मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। विंसेंट ने ये सब प्लान किया था। वह अपने हाथ में फाइल देखती है और लंबे वक्त तक कुछ नहीं बोलती। पुलिस रिपोर्ट वापस लो, इसे चुप रखो, सबूत मिटा दो। मैं नहीं चाहती कि तीसरा इंसान इसके बारे में जाने। पब्लिकली विंसेंट ने नोआ को बचाया है। असिस्टेंट हैरानी से देखती है। क्या मिस सू सच में उस आदमी को बचाने वाली है जिसने अपने ही बेटे की किडनैपिंग प्लान की? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, सीरीना हॉस्पिटल कॉरिडोर में गायब हो चुकी है। सीरीना हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलती है। विंसेंट बेड पर लेटा है, चेहरा पीला है, उसके भौहें सिकुड़ जाती हैं, उसकी नजरों में कुछ तीखा आ जाता है। विंसेंट धीरे से खांसता है। नोआ कैसा है? वह ठीक है ना? वह बहुत छोटा है, ऐसी चीज ने उसे बहुत डराया होगा। ये सब ईथन की गलती है, बिना अपने बच्चे की परवाह किए चला गया। कैसा गैर जिम्मेदार आदमी है। मुझे नोआ को देखने जाना है। वह बेड से उठने की कोशिश करता है। सीरीना उसके पास से गुजरते वक्त उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज शांत और नापी तुली है। ईथन एक अच्छा पिता है या नहीं, यह फैसला करने का हक दूसरों का नहीं है। विंसेंट सीरीना के ठंडे चेहरे को देखता है और एक पल के लिए रुक जाता है। वह चेहरा जो हमेशा उसके लिए नर्म था, अब उसमें थोड़ी भी गर्मी नहीं है और ये ठंडक परेशान करने वाली है। वह अपनी मुट्ठी भींचता है। हमारे बीच इतने सालों के बाद मुझे दूसरा कैसे समझा जा सकता है? उसका टोन नर्म हो जाता है। मैंने गलत बोला, मैं बस बहुत चिंतित था, पर आज जो हुआ वह सच में भयानक था। मैं भी अभी तक कांप रहा हूँ और मैं एक एडल्ट हूँ। नोआ मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, मैं उसके लिए चिंता किए बिना नहीं रह सकता। सीरीना का हाथ कस जाता है। उसकी आंखें विंसेंट पर टिकी हुई बर्फ जैसी हैं। अगर ये इतना भयानक और डरावना था तो तुमने खुद किडनैपिंग क्यों अरेंज की और ये सब ड्रामा क्यों किया? विंसेंट का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सीरीना, तुम क्या कह रही हो? सीरीना समझाती नहीं, वह बस उसे देखती है और उसकी आंखों में कुछ बदलता है, उलझा हुआ, निराश। मैंने तुम्हारी तरफ से सबूत मिटा दिए हैं, अब से नोआ से दूर रहो। मैं तुम्हारे देश छोड़ने का इंतजाम कर दूंगी। मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो, वापस मत आना। वह तो जाने के लिए मुड़ती है। विंसेंट आगे लपकता है और पीछे से उसे गले लगा लेता है। सीरीना, मुझे मत भेजो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं बदल सकता हूँ। इतने सालों से हम हमेशा साथ रहे हैं। सीरीना नहीं हिलती। वह उसकी कलाइयां पकड़ती है और उसके हाथ हटा देती है। विंसेंट उसका हाथ पकड़ लेता है, परेशान। सीरीना, क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? मैं मानता हूं मैंने इस बार हद पार कर दी, पर मैं बस उस इंसान से शादी करना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। इसमें क्या गलत है? मुझे परवाह नहीं कि नोआ मेरा खून नहीं है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, मैं कसम खाता हूं। सीरीना उसे झटक देती है। उसकी आंखें ठंडी और सच में कंफ्यूज हैं। जिससे तुम प्यार करते हो, क्या वह मेरी लेट बहन नहीं होनी चाहिए? जिससे मैं प्यार करता हूं वह हमेशा तुम रही हो। इतने सालों से तुम वह हो जो मेरे साथ रही, जिसने मेरा ध्यान रखा, जिसने मेरी देखभाल की। तुम्हें मेरा बर्थडे उससे बेहतर याद है जितना उसे कभी था। जब भी मैं बुलाती हूँ तुम दौड़े चले आते हो। तुम मेरे साथ अपने पति से बेहतर बर्ताव करते हो। क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? सीरीना के अंदर कुछ टूट जाता है, साफ और आखिरी। वह विंसेंट का हाथ छोड़ती है और एक कदम पीछे हट जाती है। मैंने तुम्हारी देखभाल मेरी बहन की आखिरी इच्छा का सम्मान करने के लिए की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। एक प्राइवेट जेट आज तुम्हारे लिए तैयार रहेगा, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। वह हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल जाती है बिना पीछे देखे। इस बीच हजारों मील दूर फिनलैंड में मुझे इसमें से कुछ नहीं पता। मैंने अपना रेजिडेंसी परमिट ले लिया है और लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। मैं आखिरकार उस सपने का पीछा कर रहा हूँ जो मुझे कभी पूरा करने को नहीं मिला। डिप्लोमेटिक इंटरप्रेटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सेमेस्टर शुरू होने से पहले मैं अपनी बचाई हुई सेविंग से एक छोटा घर खरीदता हूँ। कहते हैं यहाँ सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अकेले रहकर आखिरकार मेरे पास अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल है। मैं खुद फिनिश सीखता हूँ और जर्मन, जापानीज और स्पेनिश में इलेक्टिव्स लेता हूँ। अपने दूसरे साल में मुझे इंटरनेशनल स्कॉलर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पढ़ाई और काम की भाग दौड़ में मैं शायद ही कभी पास्ट के बारे में सोचता हूँ। सीरीना के साथ मेरी शादी किसी और जन्म की बात लगती है। यहाँ मैं बस मैं हूँ, एक पूरी तरह से आजाद और इंडिपेंडेंट इंसान। फिनलैंड में अपने 5वें साल में मैं हेलसिंकी में एम्बेसी में डिप्लोमेटिक इंटरप्रेटर के रूप में ज्वाइन करता हूँ। जो मुझे नहीं पता वह यह है कि 6 सालों से सीरीना ने मुझे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। एसयू ग्रुप में सीरीना के ऑफिस में उसका असिस्टेंट मुस्कुराते हुए अंदर आता है। मिसिस सू, हमारे पास मिस्टर गू के बारे में खबर है, वह हेलसिंकी में एम्बेसी में है। सीरीना तुरंत खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की झलक दिखती है। असिस्टेंट घूरती रह जाती है, हैरान। 6 साल हो गए जब उसने सीरीना को आखिरी बार मुस्कुराते देखा था। ईथन के जाने के बाद से एक बार भी नहीं। $1 बिलियन डील्स क्लोज करने के बाद भी वह ऐसी नहीं दिखी थी। सीरीना दरवाजे की तरफ बढ़ती है, फिर रुकती है और पीछे मुड़ती है। मुझे उनका पूरा करंट प्रोफाइल चाहिए, तुरंत काम खत्म करो। उसके सीने में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पहली बार वह इसे अपने चेहरे पर छुपा नहीं पाती। उसकी नजर डेस्क पर रखी फैमिली फोटो पर जाती है जिसमें वह तीनों हैं। उसके चेहरे पर एक नरम और तड़प भरी भावना दिखती है। मैं हमारे बीच की हर रुकावट को मिटा दूंगा, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मैंने कभी सीरीना और नोआ का हाल जानने की कोशिश नहीं की। मेरे लिए तो उन्हें वही मिला जो वह चाहते थे, एक ऐसा पति और पिता जिसे वह पसंद करते हैं। मेरे दिन भरे रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रांसलेशन का काम, एक ऐसी जिंदगी जो सच में मेरी लगती है। फिर एक दिन मेरा सुपरवाइजर अंदर आता है और मेरे सामने चाइनीज लैंग्वेज का एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखता है। इंटरप्रेटर गू, तुम हमारे डिवीजन में सबसे बेहतर हो, इसमें कोई शक नहीं। फिनिश ट्रेड प्रमोशन एजेंसी इस प्रपोजल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। मुझे चाहिए कि तुम इसका ट्रांसलेशन जल्द से जल्द पूरा करो। मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊंचे ढेर को देखता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ।
हूँ, चिंता मत कीजिए, समझिए हो गया। लेकिन जैसे ही मैं पहला पन्ना खोलता हूँ मैं उसे देख लेता हूँ। ईसू ग्रुप। सेरीना का चेहरा मेरे दिमाग में बिना बुलाए आ जाता है। मैं उसे झटक देता हूँ और धीरे से सांस लेकर खुद से कहता हूँ, सू ग्रुप दुनिया भर में काम करता है, जाहिर है वह फिनलैंड में भी जगह बनाना चाहेंगे, ये बस एक इत्तेफाका है। कई रातें जागने के बाद मैं ट्रांसलेशन पूरा करके अपने सुपरवाइजर के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। वह कुछ पन्ने पलटकर सर हिलाता है। बिल्कुल वैसा ही टैलेंट जैसा मिनिस्टर ने मांगा था, हमेशा की तरह बेहतरीन काम। उसके साथ 2 साल काम करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि इस तारीफ का क्या मतलब है। इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बात होती है। हमारे डिवीजन के आधे लोगों को किसी न किसी काम में फंसा दिया गया था इससे पहले कि उन्हें पता चले। कृपया मुझे और इंतजार मत करवाइए, बस बताइए आपको क्या चाहिए। और तारीफ की तो मेरा ईगो दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। स्यू ग्रुप अपने घर से एक डेलीगेशन भेज रहा है। फिनिश साइड इसे बहुत बड़ी ओकेजन मान रही है। मैंने तुम्हारा नाम इस असाइनमेंट के लिए डिप्लोमेटिक इंटरप्रेटर के तौर पर लिख दिया है। तुम्हें सिर्फ काम को ही सब कुछ नहीं बनाना चाहिए, तुम जानते हो ना। मुझे याद है तुम अभी भी सिंगल हो। सुना है सू ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बहुत इंप्रेसिव और काबिल है। जान पहचान बढ़ाने का मौका है। मेरा दिल बैठ जाता है। सू ग्रुप, ये सेरीना खुद तो नहीं हो सकती, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। जब सू ग्रुप का डेलीगेशन फिनलैंड पहुंचता है तो मेरा सुपरवाइजर मुझे एयरपोर्ट ले जाता है उनसे मिलने के लिए। फिनिश साइड ने आज रात सू ग्रुप के लिए एक डिनर बैंकेट रखा है। ये काफी रिलैक्स्ड होगा। ट्रांसलेट करते वक्त थोड़ा रिलैक्स रहना, सख्त होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जल्द ही रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाऊंगा। उसके बाद खत्म करने से पहले ही वह मेरे कंधे के पीछे इशारा करता है, मिस सू यहाँ। वह मुझे खींचकर सेरीना के सामने खड़ा कर देता है। मैं हिला तक नहीं, मैं अभी भी जम गया हूँ। सेरीना का चेहरा भी जम गया है। 6 साल बीत गए और वक्त ने उस पर कोई असर नहीं छोड़ा। वह वहाँ वैसे ही शांत और संभली हुई खड़ी है जैसे हमेशा थी। मेरा सुपरवाइजर मुझे थोड़ा आगे धकेलता है और बड़ी मुस्कुराहट के साथ इंट्रोडक्शन शुरू करता है। मिस सू, मैं आपको ईथन गू से मिलवाना चाहता हूँ, जो हेलसिंकी में हमारी एम्बेसी के इंटरप्रिटेशन डिवीजन में इंटरप्रेटर हैं। वह इस पूरे विजिट के दौरान आपके साथ इंटरप्रेटर रहेंगे। उनकी जवानी और अच्छे दिखने पर मत जाइए, वह 5 भाषाएं फ्लुएंट बोलते हैं। सेरीना मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखती है जैसे कुछ ढूंढ रही हो और उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। मैं एक पॉलिश्ड अलग थलग मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मिस सू, मिलकर खुशी हुई। वह कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरती है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो पढ़ा नहीं जा सकता। फिर आखिरकार वह मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। सेरीना से मिलना कभी प्लान में नहीं था। मैं बस इससे निकलना चाहता हूँ और दूर होना चाहता हूँ, लेकिन वह हाथ छोड़ती नहीं है। मैं 2 बार अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता हूँ। मेरी भौहें तन जाती हैं और मेरी आवाज धीमी हो जाती है। मिस सू, आप आखिर कर क्या रही हैं? मेरा सुपरवाइजर हम दोनों के बीच देखता है, कुछ गड़बड़ महसूस करता है और बात संभालने के लिए बीच में आता है। इंटरप्रेटर गू का एक अलग ही प्रभाव है जो लोगों पर असर छोड़ देता है। लगता है मिस सू भी इससे अलग नहीं है। सेरीना की आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वह मेरा हाथ छोड़ देती है और थोड़ा अनिच्छा से हल्की सी मुस्कुराहट देती है। सच में वह और कुछ नहीं कहती और आखिरकार हाथ छोड़ देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे चाहिए था। बैंकेट थोड़ी देर बाद शुरू होता है। मैं खुद से कहता हूँ कि वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। भले ही हमें कुछ दिन साथ रहना पड़े, वह यहाँ मेरे लिए नहीं आई है। मैं संभलता हूँ और उसके बगल में बैठ जाता हूँ। हर बात को शांति से ट्रांसलेट करता हूँ। वह पैर पर पैर रखकर बैठी है, एलिगेंट और संभली हुई। हर बार सुनते वक्त अपना चेहरा थोड़ा मोड़ लेती है। कुछ तो है जो मुझे रोक देता है। 5 साल की शादी में, एक दूसरे को थकाने के 5 साल में, उसने कभी मुझे उस तरह नहीं सुना जैसे वह अब सुन रही है। एक दर्द उठता है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। उन सालों के लिए जो मैंने एक पिंजरे में बंद शरीर की तरह बिताए। एक खोली जिसे मिस्टर गू कहते थे, जिसका अपना कोई आत्मा नहीं थी। कम से कम अब वह खत्म हो गया है। सेरीना की आवाज आती है। मैं फिनलैंड का टैक्स स्ट्रक्चर और लेबर रेगुलेशन समझना चाहती हूँ। उसकी आवाज धीमी और नापी तुली है और हर सेंटेंस के बाद वह मुझे देखती है, शांति से, गौर से। मैं स्वाभाविक रूप से नजर हटा लेता हूँ और काम पर फोकस करता हूँ। बैंकेट अच्छे से खत्म होता है। दोनों तरफ के लोग संतुष्ट हैं। रात के अंत में मैं फिनलैंड की ठंडी हवा और बर्फ से बचने के लिए अपना स्कार्फ टाइट करता हूँ। अपने शीपस्किन ग्लव्स पहने हुए सेरीना का हाथ हल्का सा मिलाता हूँ। मिस सू, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। जैसे ही मेरा हाथ कार के दरवाजे को छूता है, वह मेरा नाम लेती है। मैं रुक जाता हूँ। मैं पीछे नहीं मुड़ता, मैं इंतजार करता हूँ। ठंड मेरी उंगलियों तक पहुंच चुकी है जब उसकी आवाज फिर आती है। क्या सच में तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? शायद यह मेरा वहम हो, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा दर्द और कुछ ऐसा है जो लगता है जैसे वह चोट खाई हुई है। मेरे सीने में कुछ बदलता है। मैं खुद से कहता हूँ कि यह बस ठंड है। मिस सू, मैंने आज रात अपना सारा काम पूरा कर लिया है। बाकी किसी चीज के लिए मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन वह पीछे नहीं हटती। वह शांति जो वह हमेशा पहने रहती है थोड़ी सी टूट जाती है और उसमें जल्दी दिखती है। ईथन, तुम बिना कुछ कहे चले गए, भले ही तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। नोआ का क्या? 6 साल हो गए, वह अब 9 साल का है। क्या तुम्हें सच में उसकी याद नहीं आती? मैं मुड़ता हूँ, बिना किसी एहसास के मुस्कुराता हूँ। एक बच्चा जिसने अपने पिता की हर दी हुई चीज को ठुकरा दिया, आखिर याद करने लायक क्या है? और वैसे भी मुझे यकीन है कि वह अपने नए पिता के साथ बहुत खुश होगा। बर्फ सेरीना के कंधों पर जम रही है। वह मुझे ऐसे देखती है जैसे वह कंफ्यूज हो। फिर वह एक लंबी सांस लेती है, एक असली सांस, और बर्फ में से मेरे पास आती है। उसकी आवाज इतनी नरम है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी थी। नोआ ने कभी तुम्हारी दी हुई चीजों को नहीं ठुकराया। वह बस बहुत छोटा था यह जानने के लिए कि किसी को वापस प्यार कैसे करते हैं। उसका कोई नया पिता नहीं है। उसका पिता तुम हो और सिर्फ तुम हो। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ और लगता है मैं हंस दूंगा। प्यार करना जानने का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। सेरीना और नोआ को विंसेंट का बर्थडे याद रहता था। उन्होंने अपने हाथों से उसके लिए पीस एम्यूलेट बनाया था। इस माँ बेटे को अच्छे से पता था कि किसी को प्यार कैसे करते हैं। उन्होंने बस मुझे प्यार करना कभी नहीं चुना। मैं कार के सहारे खड़ा हो जाता हूँ और सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। अगर मैं अभी भी उसका पति होता तो क्या वह मेरे सामने ऐसे खड़ी होती और मुझसे बात करती? मैं अपना सर हिलाता हूँ और धीरे से खुद पर हंसता हूँ। सेरीना भौहें सिकोड़ती है। क्या मजाक है? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ बिना डरे। जब कुछ मजाका होता है तो क्या तुम हंसती नहीं हो? सेरीना, तलाक हो या ना हो, मुझे नहीं लगता कि हम कभी ऐसे लोग थे जो पुरानी यादें ताजा करते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे हमारे बीच की किसी भी चीज को दोहराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसके जवाब का इंतजार नहीं करता। मैं कार में बैठता हूँ और चला जाता हूँ। घर पहुंचकर मैं फ्रेश होता हूँ और बिस्तर पर गिर जाता हूँ। गहरी थकान मुझे तुरंत नींद में ले जाती है। रात के गहरे सन्नाटे में पड़ोसी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं कुछ लंबी सांस लेता हूँ, खुद को संभलता हूँ, कपड़े पहनता हूँ और खिड़की के पास जाता हूँ। सेरीना मेरे दरवाजे पर खड़ी है, अभी भी वही काला ड्रेस पहने हुए। मुझे नहीं पता उसने मेरा एड्रेस कैसे ढूंढा।
फिनलैंड की ठंड में टेम्परेचर -20 या 30 तक गिर जाता है। ऐसे कपड़ों में अगर वह रात भर वहां खड़ी रही तो सुबह तक मुझे एक इंसान के आकार की बर्फ की मूर्ति मिलेगी। मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, लेकिन मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक्स वाइफ मेरे दरवाजे पर जमकर मर जाए। गर्म फायरप्लेस के सामने मैं उसे कॉफी का कप देता हूँ, एक मामूली शिष्टाचार। वह ठंड से कांप रही है, दोनों हाथों से गर्म कप को पकड़े हुए। काफी देर बाद वह सांस लेती है और मुझे हल्की सी मुस्कुराहट देती है। शुक्रिया। मेरे अंदर कुछ हलचल होती है। वह मुझसे बहुत कम मुस्कुराती थी, ज्यादातर वक्त कुछ नहीं होता था, बस ठंडी दूरी। सिरीना, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वह नीचे देखती है। उसकी पलकों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। शायद ठंड की वजह से उसकी आवाज थोड़ी कांपती है जब वह बोलती है। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा तलाक क्यों हुआ। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, वह मेरी आंखों में देखती है, और जो मैं उसकी आंखों में देखता हूँ वह असली सचमुच की कंफ्यूजन है। मेरे अंदर कुछ उलझा हुआ महसूस होता है। तो वह सब, उन 5 सालों का हर एक पल उसके लिए सच में इनविजिबल था। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ और दरवाजा खोलने पर पछतावा होता है। मुझे लाइट्स बंद करके सो जाना चाहिए था। वह झिझकती है। जब वह आखिरकार बोलती है तो मेरा नाम उसके मुंह से अजनबी लगता है। ईथन। ये भी क्या बात है? पहली बार उसने मेरा नाम ऐसे लिया है जैसे इसका कोई मतलब हो, और यह तलाक के 6 साल बाद हो रहा है। मैं उसे देखता हूँ और अपनी आंखों में गुस्सा नहीं छुपा पाता। सिरीना, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें यह नहीं पता कि तलाक क्यों हुआ? शायद यही वजह है कि हमारा तलाक हुआ। वह रुक जाती है। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा आता है जो बहुत कम दिखता है, असली भटकापन। बस एक है, हमेशा से ऐसी रही है। अमीरी में पैदा हुई, अपना एम्पायर बनाया, कमरे में सबसे तेज। इस वजह से वह हर चीज संभालने में सक्षम है और हर चीज के लिए इंडिफरेंट है। जैसे दुनिया में कोई भी चीज उस लकीर के बाहर नहीं जा सकती जो उसने खींची है। शायद मैं उन कुछ चीजों में से हूं जो बाहर निकल गए। मेरी आंखों में बिना बताए जलन होती है। मैं अपनी पोजीशन बदलता हूं और उसे दबा देता हूं। सिरीना, तलाक से पहले मैंने तुम्हें एक से ज्यादा बार कहा था, क्योंकि तुम और नोआ दोनों विंसेंट को इतना प्यार करते थे, मैं तलाक के लिए राजी था। मैं नोआ की कस्टडी छोड़ देता, मैं खाली हाथ चला जाता, हमारी एसेट्स नोआ को मिल जाती। इसे उस पिता का चाइल्ड सपोर्ट समझ लेना जिसे वह कभी नहीं चाहता था। मैंने यह सब तुमसे कहा था, एक एक शब्द। मैं उसे देखता हूं, क्या तुम्हें कुछ याद है? उसकी पकड़ कप पर मजबूत हो जाती है, उसकी भौहें तन जाती हैं, जैसे वह सच में याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखें सच बोल देती हैं। वहां कुछ नहीं है, उसे कुछ याद नहीं। जाहिर है, क्योंकि उसने कभी मुझे अपने पति के तौर पर नहीं सुना। तब मैं सिर्फ नाम का पति था। सिरीना नीचे देखती है और जब वह बोलती है उसकी आवाज पछतावे से भरी है। मुझे माफ करो, मुझे सच में याद नहीं कि तुमने ऐसा कुछ कहा था। शायद मैं उस वक्त बिजी थी। लेकिन क्या सच में इसी वजह से तुमने तलाक दिया? मैं इसे वजह नहीं मान सकती। तो फिर उस परफ्यूम का क्या जो तुम हर रात घर लेकर आती थी? क्या वह वजह काफी नहीं है? सिरीना का चेहरा रुक जाता है। वह आखिरकार समझ जाती है कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन फिर वह अपना सर हिलाती है जैसे यह बात समझ में ना आ रही हो। विंसेंट, तुमने तलाक सिर्फ उसकी वजह से दिया? उसकी आवाज में हैरानी बढ़ जाती है, जैसे विंसेंट की वजह से तलाक देना किसी भी और वजह से ज्यादा अजीब है। मैं कॉफी का घूंट लेता हूँ और सर हिलाता हूँ बिना किसी परवाह के। हाँ, तुम हर रोज घर आती थी और उसकी खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर होती थी। नोआ सिर्फ विंसेंट को नया पिता बनाने की बातें करता था। क्या मुझे वहां खड़े रहना चाहिए था? मैं कभी सू फैमिली का दामाद बनना ही नहीं चाहता था। सिरीना का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ जाता है। तो तुम्हें लगा मैं धोखा दे रही थी? मैं उसके सामने एक उंगली उठाता हूँ। लगा नहीं था। जब तुम विंसेंट को हर इवेंट में ले जाती थी और लोगों को उसे इंट्रोड्यूस करने देती थी बिना कुछ कहे, जब तुम्हारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और हंसते थे कि विंसेंट सू तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर है, जब तुमने तलाक के पेपर्स बिना पढ़े साइन कर दिए सिर्फ उस तक जल्दी पहुंचने के लिए, तो तुम धोखा दे रही थी या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। तलाक देना इसलिए था ताकि मैं उस पिंजरे में न मरूं, सू फैमिली का आज्ञाकारी दामाद बनने का पिंजरा, एक चलता फिरता पुतला बनना जिसका कोई नाम न हो। सिरीना, मैं यह कभी नहीं चाहता था। सिरीना की पलकें कांपती हैं। वह काफी देर तक नहीं बोलती। शायद उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद उसे कभी परवाह नहीं थी कि मैं क्या महसूस करता हूँ। शायद वह यहाँ सिर्फ अपनी नाकामी को समझने आई है। मेरे लिए यह सब बेमतलब है, क्योंकि वह विंसेंट को पसंद करती थी। उसे उसका बर्थडे याद था। वह गिफ्ट तैयार करती थी। वह उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वह विंसेंट से प्यार करती थी, और इस वजह से जो भी हमारे बीच खराब हुआ वह उसके फ्यूचर में नहीं दोहराएगा। मैंने वक्त देखा, सुबह के 4:30 बजे हैं। थकान मुझ पर हावी हो रही है। मिस सू, मुझे लगता है तुम्हें वह मिल गया जिसके लिए तुम आई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब समझ आ गया होगा। कृपया जल्द जाओ, मुझे आराम करना है। मैं बात खत्म नहीं कर पाता। 2 शब्द साफ और स्पष्ट सुनाई देते हैं, मुझे माफ करो। मैं रुक जाता हूँ। जो शब्द मैं कहने वाला था वह गायब हो जाते हैं। सिरीना मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखती है। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था कि जो बातें मैंने नजरअंदाज की उनसे तुम्हें इतना दर्द हुआ। मैं गलत थी। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। मैं हंसना चाहता हूँ। सिरीना से माफी मंगवाना, वह औरत जो किसी की नहीं सुनती। शायद मैं अकेला इंसान हूँ जिसने यह कर दिखाया। फिर बोलती है, मेरे ख्यालों को बीच में काटकर, लेकिन एक चीज है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे विंसेंट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने उसका ख्याल रखा और उसे वह दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैं अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। वजह यह थी कि मैंने कभी लोगों को नहीं रोका जब वह उसे मेरा ब्रदर इन लॉ कहते थे, क्योंकि अगर मेरी बहन जिंदा होती तो वह वही होता। अब इसका कोई मतलब नहीं है। वह मेरी इंडिफरेंस पे थोड़ा झिझकती है। उसकी आंखों में दर्द की एक झलक दिखती है। नहीं, इसका मतलब है 6 साल से जब तुम गए हो, नोआ और मैं दोनों ने तुम्हें याद किया है। मैं हमारे बीच की हर रुकावट को मिटाकर तुम्हें घर वापस लाना चाहती हूँ। एक पल के लिए मुझे सच में लगता है कि वह मजाक कर रही है। मैंने अपनी आजादी के लिए 10 साल इंतजार किया, और अब वह चाहती है कि मैं वापस चला जाऊं। एक हंसी मेरे सीने से निकल जाती है इससे पहले कि मैं उसे रोक सकूं। एक असली हंसी जो मेरे काबू में नहीं है। सेरेना हैरत से मुझे देख रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मजाक है। मैं अपनी आंखों से आंसू पोंछता हूं और लंबी सांसें लेता हूं। तब कहीं जाकर मैं शांत हो पाता हूं। सेरेना, क्या तुम सच बोल रही हो? मैंने उस शादी से निकलने के लिए कितनी मेहनत की है। आखिरकार मुझे अपना एक करियर मिला है। मैं वापस क्यों जाऊंगा? और वापस जाकर क्या करूंगा? तुम्हारे पीछे एक नौकर की तरह घूमूंगा। रोज तुम्हारे ऑफिस में सी फूड कॉन्जी लेकर जाऊंगा, जैसे कोई वफादार नौकर हो। तुम्हें अपनी बहन के लिए बुरा लगता है और तुम विंसेंट का ख्याल रखकर उनकी यादों को सम्मान देना चाहती हो। यह तुम्हारा और उनका मामला है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी बहन का कर्जदार नहीं हूँ। मैं विंसेंट का कर्जदार नहीं हूँ, और मैं तुम्हारा तो बिल्कुल भी कर्जदार नहीं हूँ। सेरेना कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है। मैं दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोल देता हूँ। ठंडी हवा और बर्फ अंदर आती है। बाहर निकलो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। वह चली जाती है, लेकिन इतनी थकान के बाद भी मुझे नींद नहीं आती। मैं बस लेटा रहता हूँ और
और रात गुजरने का इंतजार करता हूँ। सुबह मैं किसी तरह खुद को घसीटते हुए इंटरप्रिटेशन डिवीजन पहुंचता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मेरा सुपरवाइजर वहाँ खड़ा होता है, बहुत गंभीर चेहरे के साथ। ईथन, तुम हमारे साथ ज्यादा वक्त से नहीं हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत और काबिलियत पर कोई शक नहीं है। स्यू ग्रुप का फिनलैंड में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिनिश अथॉरिटीज एमएसयू के साथ वापस जाकर इंस्पेक्शन करना चाहती है और उन्हें एक इंटरप्रेटर की जरूरत है। मैंने तुम्हारा नाम ऊपर भेज दिया है। इस ट्रिप पर तुम हमारी डिवीजन को रिप्रेजेंट करोगे। तुम 6 साल से बाहर हो, अपने परिवार से मिलने का यह मौका इस्तेमाल करो। मैं मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया है। यह सब सेरेना की गलती है। वह आई और सब कुछ बिगड़ गया। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं खड़ा होता हूँ और मुस्कुराहट बनाए रखता हूँ। आप भरोसा रखें, मैं यह काम पूरा करूंगा। उसी दोपहर मैं सेरेना और बिजनेस डेलीगेशन के साथ वापसी की फ्लाइट में बैठता हूँ। मुझे नहीं पता किसने सीटिंग अरेंज की, पर मेरे और सेरेना के बीच सिर्फ एक आर्मरेस्ट है। मैं अपनी उंगलियां अपने माथे पर रखता हूँ और दूसरी तरफ देखने लगता हूँ। हम दोनों पूरी रात नहीं सोए, फिर भी सेरेना पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। थोड़ी देर में एक नरम और मोटा कंबल मुझ पर डाल दिया जाता है। सेरेना बहुत संभल कर हरकत कर रही है, जैसे उसे डर हो कि मैं जाग न जाऊं। मैं सोया नहीं हूं, पर मैं उसकी तरफ नहीं देखता। मेरे लिए वह है जिसे मैं कभी सच में पसंद करता था, और वही जंजीर भी जिसने मुझे जकड़ रखा था। हमारे बीच जो भी था वह उसी पल खत्म हो गया था जब मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेन से उतरते ही मैं उसे देखूंगा। वह इंसान जिससे अब मेरा खून के रिश्ते के अलावा कुछ नहीं है, नोआ अराइवल्स एरिया में खड़ा है, मिसेस सू का हाथ पकड़े हुए। वह अब 9 साल का है, काफी लंबा हो गया है और उसकी आंखें लाल हैं। जैसे ही वह मुझे देखता है वह चिल्लाता है, डैड। बिजनेस डेलीगेशन के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई धीरे से पूछता है कि क्या हो रहा है। मैं मुस्कुराता हूं और जवाब देता हूं, लगता है इस बच्चे को अपने पिता नहीं मिल रहे। पास खड़ी सेरेना चुप हो जाती है। वह समझ गई कि मैंने क्या कहा। नोआ आगे आने की कोशिश करता है। मिसेस सू उसे पीछे खींच लेती है। वह गंभीर और इज्जतदार औरत उसे तमाशा नहीं करने देती। वह उसे लेकर चली जाती है। मिसेस सू यहाँ बाप बेटे को मिलाने के लिए नहीं आई थी। वह शायद नोआ का इस्तेमाल करके मुझे किसी चीज के लिए दबाना चाहती है, पर अब मेरे पास उनकी बातों में आने का कोई कारण नहीं है। सू ग्रुप की इंस्पेक्शन के दिन आराम से गुजर जाते हैं। सेरेना काम में कभी गलती नहीं करती, लेकिन इंस्पेक्शन खत्म होते ही वह मुझे ढूंढने आ जाती है। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे नोआ से मिलने? वह तुम्हें याद करता है। मुझे याद करता है। मैं अपना सर हिलाता हूँ। मुझे नहीं लगता। उसे मैं पहले भी कभी पसंद नहीं था। मैं 6 साल से दूर हूँ। अब तो वह मुझे और भी कम पसंद करता होगा। वह विंसेंट को अपना बाप बनाना चाहता था। तुम अपनी बहन की इच्छा पूरी करना चाहती हो? विंसेंट से शादी क्यों नहीं कर लेती? इससे सबको वह मिल जाएगा जो वह चाहते हैं, और तुम्हारे होने वाले पति को इस सिचुएशन से नहीं लड़ना पड़ेगा। सेरेना थकी हुई सांस लेती है। क्या हमें ऐसे बात करनी होगी? मैं उसे बिना परवाह किए देखता हूँ। पसंद नहीं आया तो हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपना सामान पैक करता हूँ और अपने होटल वापस चला जाता हूँ। सू फैमिली के घर जाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता चलता है कि मार्को भी वापस आ गया है और मेरा मूड तुरंत ठीक हो जाता है। मैं उसे कॉल करता हूँ। जैसे ही हम मिलते हैं उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह मेरा हाथ पकड़ता है, पीछे हटकर मुझे देखता है, फिर मुझे गले लगाता है और कहता है, दोस्त यही तो है, तुम्हें हमेशा ऐसा ही होना चाहिए था। 6 साल बाद मिले और बातें शुरू हुई तो घंटों का पता ही नहीं चला। हम बातों में खोए हुए हैं, तभी मेरा फोन बजता है, एक अनजान लोकल नंबर से। मैं झिझकता हूँ और फोन उठाता हूँ। एक औरत की आवाज आती है जो थोड़ी दबी हुई और परेशान है। हेलो, क्या मैं नोआ के पिता से बात कर रही हूँ? मैं उसकी क्लास टीचर हूँ। नोआ ने आज स्कूल में लड़ाई की है। मैं उसकी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसने खास तौर पर मुझे तुम्हें कॉल करने को कहा है। मार्को इस रुकावट से चिढ़कर मेरे हाथ से फोन छीन लेता है। गलत नंबर है। वह फोन काट देता है। सेरेना क्या कर रही है? तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तुमने कस्टडी छोड़ दी थी। तुम्हें आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से ड्रामा शुरू हो गया। विश्वास नहीं होता। उसके बोलने से पहले ही फोन फिर बजता है। मैं उठाता हूँ। टीचर की आवाज इस बार ज्यादा सख्त है। नोआ के पिता, मुझे सच में जरूरत है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आएं। बड़ों के बीच जो भी हो रहा है कृपया उसे बच्चों पर असर न पड़ने दें। नोआ ने एक और स्टूडेंट का सर फोड़ दिया है। दूसरे बच्चे के पेरेंट्स चाहते हैं कि आप आएं और जिम्मेदारी लें। अब कुछ नहीं किया जा सकता। मार्को और मैं स्कूल निकलते हैं। टीचर के ऑफिस में बच्चे चोट खाए हुए और शर्मिंदा खड़े हैं। हर बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स हैं। नोआ के पीछे कोई नहीं है। चोट खाए बच्चे के पिता अपने बच्चे को पकड़ते हैं और नोआ पर बरस पड़ते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी जोर से मारना, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि हाथ अपने पास रखो? उनके बोलने से पहले ही बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि नोआ का कोई बाप नहीं है। नोआ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह एक घायल भेड़िए की तरह आगे बढ़ता है, फिर से लड़ने के लिए तैयार। और उसके चलने के तरीके से साफ है कि सू फैमिली ने उसे अच्छी तरह कॉम्बैट ट्रेनिंग दी है। लेकिन दूसरे बच्चे के पिता बीच में आ जाते हैं। नोआ मुझे दरवाजे पर देखता है और उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। मैं देख सकता हूं कि उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वह अपने होंठ काट लेता है, अपना सर घुमाता है और खुद को संभाल लेता है। मैं नोआ की जिद को इग्नोर करता हूं, अंदर जाता हूं, कमरे में एक शांत नजर डालता हूं और अपना परिचय देता हूं। मैं नोआ का असली पिता हूं। उसकी मां और मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरे पास कस्टडी नहीं है। किसी भी हट जाने के लिए आप उसकी मां सेरेना सू से बात करें। नोआ मुझे हैरानी से देखता है। मेरी नजर के कोने में मैं देखता हूं कि वह अपना सर झुका लेता है और आंखें पोंछता है, जल्दी से, जैसे वह नहीं चाहता कि मैं देखूं। यह बच्चा कभी मुझसे अपनी मां से डिवोर्स लेने की भीख मांगता था, अब ये आंसू कहां से आ रहे हैं? सेरेना सू का नाम सुनकर पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं। गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। सेरेना का नाम सालों से फाइनेंशियल न्यूज के फ्रंट पेज पर है। बहुत कम लोग हैं जो नहीं जानते कि वह कौन है। ऐसी सिचुएशन उसका नाम लेते ही सुलझ जाती है। फिर भी उसने मुझे यहाँ बुलाया। क्या उसे लगता है कि इससे मुझ में पिता वाला प्यार जग जाएगा? वह भूल गई है। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। भले ही आपका मिस सू से डिवोर्स हो गया हो, फिर भी आपको हमें बताना होगा कि नोआ ने ऐसा क्यों किया। मैं सर हिलाता हूँ और नोआ की तरफ देखता हूँ। तुमने लड़ाई क्यों की? नोआ अपनी गर्दन अकड़ लेता है और कुछ नहीं कहता। ठीक है, अपनी माँ के आने का इंतजार करो, वही समझाएंगी। मेरे पास करने को बहुत काम है, मैं यहाँ दिन भर नहीं बैठ सकता। मेरे बोलने से पहले ही नोआ चिल्लाता है जैसे कोई छोटा जानवर जिसे बहुत तंग किया गया हो। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बाप नहीं है। क्या अब तुम खड़ूस हो? माँ विंसेंट से शादी क्यों नहीं कर लेती? वह मुझे कभी तुम्हारी तरह इग्नोर नहीं करेंगे। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं उसके चुप होने का इंतजार करता हूँ, फिर अपनी भौं उठाता हूँ। जब तुम्हारी माँ और मैं शादीशुदा थे तब तुम्हारा विंसेंट को बाप बनाना मांगना मैं समझ सकता था, तब मुझ पर चिल्लाना समझ में आता था। लेकिन अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। अगर तुम्हें नया बाप चाहिए तो खुद ढूंढ लो। कमरे में पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं। कानाफूसी शुरू हो जाती है। इतना छोटा बच्चा अपने ही पेरेंट्स को अलग कर रहा है। कोई हैरानी नहीं कि उसके पिता को उससे कोई मतलब नहीं है। वह विंसेंट
मुझे लगता है मैंने उसे पहले देखा है, हमेशा एमएसयू के साथ पब्लिक इवेंट्स में दिखता है। मुझे लगा वह उसका पति है। तो ये बात है। अपनी उम्र में नोआ बहुत जज्बाती है, वह एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह दरवाजे की तरफ भागता है, वह कुछ ही कदम चलता है कि रुक जाता है। सेरेना अपने असिस्टेंट और सिक्योरिटी के साथ अंदर आ रही है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, उसकी मौजूदगी से पूरा कॉरिडोर भर गया है। जैसे ही वह ऑफिस में आती है, कमरा छोटा लगने लगता है। उसकी नजर सब पर पड़ती है। क्या हुआ? सब एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ तक कि नोआ भी उससे डर रहा है। सर नीचे, कोई आवाज नहीं। मैं उसे बिना किसी भावना के देखता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, उसकी गार्डियन होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चलता हूँ, कोई भी मुझे वापस नहीं बुलाता, इसलिए मैं मुड़ता हूँ। मैं बाहर निकल जाता हूँ। मार्को गुस्से में है जब मैं वापस पहुंचता हूँ। वह एहसान फरामोश बच्चा, तुम्हें उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद वह चिल्लाता रहा कि विंसेंट उसका नया बाप बने। सेरेना ने उसे थप्पड़ मार दिया। वह घर से भाग गया और लगभग किडनैप हो गया था। सुना है विंसेंट ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे वापस लाया। वह दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। मार्को और मैं सीधे एक बार जाते हैं और स्कूल का इंसिडेंट 1 घंटे में भूल जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम बार से बाहर निकलेंगे सेरेना और नोआ वहीं इंतजार कर रहे होंगे। वह नोआ का हाथ पकड़े हुए है। मुझे नहीं पता वह कितनी देर से बाहर खड़े हैं। जैसे ही वह मुझे देखती है उसकी आंखों में कुछ चमकता है। ईथन चलो बात करते हैं। सेरेना तब तक पीछे नहीं हटती जब तक उसे वह न मिल जाए जो वह चाहती है। मैं इसे और लंबा नहीं करना चाहता। मैं मार्को को एक ड्राइवर के साथ घर भेज देता हूँ और सेरेना और नोआ के साथ गाड़ी में बैठ जाता हूँ। नोआ आगे वाली सीट पर बैठता है, सेरेना और मैं पीछे बैठते हैं। गाड़ी में इतनी खामोशी है कि मैं हम सबकी सांसें सुन सकता हूँ। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। एक सर्वर दरवाजा खोलने के लिए आगे आता है। सेरेना पहले पहुंच जाती है। मैं उसके हाथ को इग्नोर करता हूँ और खुद बाहर निकलता हूँ। ये वही रेस्टोरेंट है जो मैंने 6 साल पहले अपने बर्थडे के लिए बुक किया था। 6 साल पहले मैंने सेरेना को अपने बर्थडे पर मिलने के लिए कहा था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने विंसेंट के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था और मुझे खाना तक नहीं मिला। 6 साल बाद वही इसे बुक कर रही है मेरे लिए। अफसोस की बात यह है कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बैठता हूँ और सीधे बात करता हूँ। जो कहना है कहो, पर मैं 2 बातें पहले ही साफ कर देता हूँ। कोई कस्टडी ट्रांसफर नहीं और कोई वापसी नहीं। सेरेना की भौं सिकुड़ जाती है। वह कुछ कहना चाहती है पर रुक जाती है। नोआ मुझे घूरता है। उसकी आंखें खतरनाक हद तक लाल हैं। पर मैं अब वह इंसान नहीं हूँ जो रात भर जागकर उसे चुप कराता था जब वह रोता था। आखिरकार सेरेना पहले बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मुझे हमेशा लगा हम कंपैटिबल हैं। तुम सू फैमिली के लिए आइडियल मैच थे। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द दिखता है, पर मैं उस याद में खो गया हूँ जो मेरे शरीर को ठंडा कर देती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो बचपन से हर साल क्लास में टॉप करता हो उसे पढ़ना पसंद होगा? 16 साल की उम्र से तुम्हारे परिवार ने मुझे चुना और मुझे सू फैमिली का दामाद बनाने के लिए ढालना शुरू कर दिया। मैंने विरोध किया, मैंने उल्टा सीधा किया, मैंने रिश्ता बनाया ताकि मैं बच सकूं और फिर मुझे डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया और तब तक बाहर नहीं निकाला गया जब तक हमारी शादी का वक्त नहीं आ गया। मैं अभी भी उस वक्त के बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। इसलिए मैं कभी तुम्हारा पति नहीं बनना चाहता था, तब भी नहीं और अब भी नहीं। मैंने कभी सोचा था एक असली शादी, एक असली परिवार, लेकिन तुम सबने उसे अपने हाथों से तोड़ दिया और इसने मेरे लिए एक बात साफ कर दी। सू फैमिली एक पिंजरा है, एक ऐसा पिंजरा जो मुझे धीरे धीरे मार देता अगर मैं वहां रुकता। मेरा अब एक नया जीवन है। सबसे अच्छा यही होगा कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। जहां तक इस रेस्टोरेंट की बात है, 6 साल पहले उस रात मैं यहाँ से बहुत बुरा महसूस करके गया था। मैं दोनों में से किसी को जवाब देने का मौका नहीं देता। मैं अपना बैग उठाता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। मैं दरवाजे तक पहुंचता हूँ कि उसकी आवाज मेरे पीछे आती है। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ झेला है, पर मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, अगर तुमने कभी असली शादी चाही थी तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी फीलिंग्स थी? अगर ये सच है तो क्या फिर से शुरू करने की कोई उम्मीद है, छोटी सी भी? मैं पीछे नहीं मुड़ता। मैं जवाब नहीं देता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगली दोपहर मेरे पिता मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। वह एक ऐसी मुस्कुराहट लिए हुए हैं जो बहुत कोशिश कर रही है, माफी मांगने वाली और खुश करने वाली। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? एक कॉल तक क्यों नहीं की? मैं उनके बालों में सफेदी देखता हूँ और कुछ ऐसा महसूस करता हूँ जिसका नाम मैं नहीं ले सकता। वह इंसान जिसका मुझ पर पूरा कब्जा था यहाँ सर झुकाए खड़ा है, जैसे कि जिस चीज ने मुझे दबाया था वह कभी इतनी बड़ी थी ही नहीं। मिस्टर गूस, जो कहना है कहो, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मुझसे इस टोन की उम्मीद नहीं थी। उनकी मुस्कुराहट अकड़ जाती है और लगभग टूट जाती है। तुम्हारे पिता का कोई खास मकसद नहीं है, बस सोचा इतने सालों बाद शायद तुम घर खाना खाने आओगे। मिस सू ने हाल ही में हमारे परिवार के लिए बहुत उदारता दिखाई है। कोई भी देख सकता है कि उन्हें अब भी तुमसे प्यार है। तुमने परिवार से पूछे बिना डिवोर्स ले लिया। अब जब तुम वापस आ गए हो तो दोनों परिवार साथ बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? तुम तो 16 साल की उम्र से ही मिसेस सू के लिए बने हो। मैं साफ समझ रहा हूँ कि वह क्या कह रहे हैं। मेरी मुस्कुराहट और ठंडी हो जाती है। आप कह रहे हैं कि सेरेना और मुझे फिर से शादी कर लेनी चाहिए? डेरेक सर हिलाते हैं और उनकी आंखों में वही पुरानी चालाकी वापस आ जाती है। मैं हंसता हूँ और उसमें कोई गर्मी नहीं है। सू फैमिली ने इस बार क्या वादा किया है? बिजनेस डील? कोई प्रोजेक्ट? अगर जीयू फैमिली सिर्फ अपने बेटे को बेचकर ही जिंदा रह सकती है तो इससे अच्छा है कि वह बैंकरप्ट हो जाए और खत्म हो जाए। यह शब्द बिना किसी दया के निकले। डेरेक की मुस्कुराहट आखिरकार खत्म हो गई। कुछ साल दूर क्या रहे, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बड़े हो गए हो? अपने बाप से ऐसे बात करते हो? अगर किसी ने सीरीना के सामने मेरी बुराई न की होती जब मैंने तुम्हें उस इंस्टीट्यूशन भेजा था तो वह यदि हमारी फैमिली से अपना पैसा वापस नहीं निकलवाती और जीयू ग्रुप की कीमत आधी नहीं होती। आज तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरे साथ उससे मिलने चलोगे। वह मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। मैं अपना हाथ छुड़ाता हूं पर जाने के लिए मान जाता हूं। जीयू फैमिली का यह बोझ अब वक्त आ गया है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। 1 घंटे बाद सू फैमिली के घर पर मैं सीरीना को रिसेप्शन रूम में फिर देखता हूँ। नोआ उसके पास बैठा है। मैं दोनों में से किसी को कोई भाव नहीं देता। मैं एक कुर्सी ढूंढकर बैठ जाता हूँ। सीरीना थोड़ी देर रुकती है, फिर बोलती है, ईथन, आज मैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ क्यों हो। मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम मेरे सामने कभी ना आओ। सीरीना की आंखें एक पल के लिए नम हो जाती हैं। वह धीरे से सांस लेती है। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रही, मैं बस वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। इस बार डेरेक बीच में बोल पड़ता है। डेरेक मेज पर महंगी शराब की बोतल रखता है और एक झूठी मुस्कान के साथ सीरीना और नोआ के लिए अच्छे मेजबान का नाटक करता है।
जरूर लीजिए, ये मेरे पर्सनल कलेक्शन से है। ईथन हमेशा से जिद्दी रहा है, पर मैंने उससे बात कर ली है। वह इस बार मिस यू आपके साथ सेटल होने आया है। चलो कोई अच्छा दिन चुनकर शादी की रस्म कर लेते हैं। वह सेरीना का ग्लास भरता है खुशामद करते हुए। उसकी नजरों में मैं हमेशा से एक चीज रहा हूँ, एक इस्तेमाल करने वाली चीज, कभी भी एक इंसान नहीं। पर सेरीना जवाब नहीं देती। जीयू एस्टेट के दरवाजे जोर से खुल जाते हैं। कई गार्ड्स अंदर आते हैं और उनके पीछे एक बुजुर्ग आदमी ऑफिशियल जैकेट पहने आता है। हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? जबरदस्ती की शादी और मेरे डिवीजन के लोगों को चुरा रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डेरेक आगे बढ़ता है। सर, हम पर यह एहसान कैसे? वह बुजुर्ग आदमी एक सख्त आवाज निकालता है। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी हैं। जबरदस्ती की शादी तो 1950 में ही खत्म हो गई थी। फिर भी आज तुमने मेरे डिवीजन के एक इंसान को यहाँ जबरदस्ती बुलाया है। यह उसका अपमान है, कानून को चुनौती है और हमें वापस पुराने अंधेरे जमाने में ले जाना है। दो बातें। डेरेक वहीं जमकर खड़ा रह जाता है। और जो इंसान कभी मुझे नौकर समझता था, वह अब मिनिस्टर को देखकर हिल भी नहीं पा रहा। आपका क्या मतलब है डिवीजन से? यह तो फैमिली डिनर है, यहाँ डिप्लोमेटिक ऑफिस का कोई नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। वह आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है और एक प्यारी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखता है। ईथन, यहाँ आओ। डेरेक उस बुजुर्ग को मुझे देखते हुए पाता है और उसके चेहरे पर परेशानी बढ़ जाती है। सर, जरूर आपको गलत इंसान मिल गया है। मेरे बेटे ने तो कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं की, वह डिप्लोमेटिक सर्विस में कैसे हो सकता है? इसने बहुत परेशानी खड़ी की है, भाग गया था। आपको सच में? वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। गार्ड्स दोनों तरफ से आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कमरे में सबकी हैरान नजरों के बीच मैं खड़ा होता हूँ और मिनिस्टर के पास जाता हूँ। इस परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ सर। मैं सच में माफी मांगता हूँ कि आपको इतनी दूर आना पड़ा, इतनी छोटी सी बात के लिए। डेरेक को ले जाने से पहले मैं मार्को को एक मैसेज भेजता हूँ, जो मेरे साथ सर्विस में काम करता है। ये आदमी मिनिस्टर है, डिप्लोमेटिक कोर्स का एक बड़ा ऑफिसर। मैं अपने करियर की शुरुआत में एक बार इनके साथ काम कर चुका हूँ। मिनिस्टर हाथ हिलाकर बात टाल देते हैं। तुम हमारे सबसे बेहतरीन लोगों में से हो, जवान, 5 भाषाएं जानते हो, काम में एकदम एक्सपर्ट। मैं तुम्हारी फैमिली लीव खत्म कर रहा हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो मैं वापस जाने के लिए तैयार था। मिनिस्टर सर हिलाते हैं। एक सरकारी गाड़ी जीयू एस्टेट के गेट से अंदर आती है। पीछे कई पुलिस की गाड़ियां हैं। मैं मिनिस्टर को गाड़ी की पिछली सीट तक छोड़ता हूं और दरवाजा बंद करता है। पुलिस की गाड़ियों से ऑफिसर्स एक एक करके आगे आते हैं और अपने बैज दिखाते हैं। हमारी जांच के मुताबिक जिस इंस्टीट्यूशन में तुमने ईथन गुटू को भेजा था, वहां बहुत गलत काम हो रहे थे। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। किस हक से मुझे ले जा रहे हो? डायरेक्ट जोर जोर से चिल्लाता है, पर कोई नहीं सुनता। सब कुछ बिना किसी देरी के खत्म हो जाता है। मैं गाड़ी में बैठने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, डैड। मेरा हाथ गाड़ी के दरवाजे पर कस जाता है। मिनिस्टर मुड़ते हैं और मुझे हल्का सा सर हिलाकर इशारा करते हैं। डिप्लोमेट की नौकरी ऐसी नहीं होती, सालों तक बाहर रहना पड़ता है, फैमिली से मिलना मुश्किल होता है, कुछ चीजें जल्दी सुलझा लेना ही बेहतर है। इतना कहकर मिनिस्टर गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। मैं मुड़ता हूँ और सेरीना और नोआ को देखता हूँ। नोआ ने सेरीना का हाथ जोर से पकड़ा हुआ है, उसकी आंखें भर आई हैं। वह अपना सर ऊपर करता है, हर पल आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या आप सच में मेरे डैड नहीं रहना चाहते? क्या आपको मैं नहीं चाहिए? नोआ अपने होंठ काटता है, बोलने की कोशिश कर रहा है। इन पिछले सालों में मम्मी और मैंने आपको बहुत याद किया है। मैं हमेशा उन्हें स्टडी में देखता हूँ, बस आपकी फोटो को घूरते हुए। मैंने पहले जो कहा मुझे समझ नहीं थी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं उसे देखता हूँ और दिल में कुछ दर्द सा होता है।